हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना जून मंथ का मैगजीन, और जिसमें हम लोगों ने साइंस एंड टेक कवर कर रखा है। तो आज हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे और इन्वायरमेंट को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। वैसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं, 3 टॉपिक्स आए हुए हैं और बाकी कुछ शॉर्ट्स में है, तो उनको आज एक दिन में ही दोनों ख़त्म कर देंगे। ओके, चलो देखते हैं इन्वायरमेंट में सिलेबस क्या है। तो इन्वायरमेंट का सिलेबस है ना, वो बहुत ही कम है मेंस के लिए, ठीक है ना। मतलब यूपीएससी बहुत दयालु है और बहुत कम सिलेबस दिया हुआ है। तो एक ही सिलेबस है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। इसमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट दिया हुआ है। इसका क्या वैल्यू रहा है देखते हैं थोड़ा सा। औकात कितनी है इसकी, तो 35 नंबर का 2022 में, 21 में, ऐसा मान के चलो आप 35 to 50 के मार्क्स, लगभग 3 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। एक्सपेक्टेड अराउंड 3 क्वेश्चन एवरी ईयर, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो मैंने इसमें लिख दिया है पीडीएफ में, जो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उधर जाके आप अच्छे से देख सकते हो। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज आप देखना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनर्जी एंड वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड, वाटर का तो एक थीम चलता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा। पूरा हर साल एक न एक क्वेश्चन वाटर से आता है, चाहे उसकी पॉल्यूशन से आएगा या उसके मतलब ज़्यादा एक्सेशन से आएगा, या कुछ न कुछ करके वाटर का एक थीम मतलब चल रहा है, जिसमें एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज से कभी कभी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट थीम है। और पॉल्यूशन, तो ये मैंने 3 4 निकाल के रखे हुए हैं थीम। इन थीम्स को आपको अच्छे से कवर करना है। तो आप देखते हैं क्या क्या थीम है, उनमें कौन से क्वेश्चन आए। पहला थीम है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, ठीक है ना। इसमें हमने देखा ना 2020 में, 2014, मतलब 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि EIA क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। और ये जो आपकी पॉलिसी आई थी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो तब करंट में था बहुत। क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे ना, क्लाइमेट चेंज से ना एवरी ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, 2017, 22, 21, ठीक है ना। हर एक साल क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्या है ना, मैंने ना एक्चुअली में क्या है ना, मैंने अपने दोनों ही अटेम्प्ट में, पिछले क्या किया ना, मैंने IFS दिया था। तो उसके चक्कर में क्या है ना, मैंने इन्वायरमेंट में ना IOFS के, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ना क्वेश्चंस ऐड करे हुए थे। तो मैंने फिर इनको निकाला नहीं आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि इनके साथ ही आप कर लोगे तो शायद आपको और अच्छा नॉलेज आएगा। होता क्या है ना, हमेशा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेंस में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके इधर पूछे जाते हैं मेंस में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि इजीली क्वेश्चंस उधर से इधर आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने निकाले नहीं, और फिर मैंने अपने लिए, क्योंकि मैं भी यही पढ़ा था और यही मैं अभी भी पढ़ता हूँ, तो फिर अलग अलग करके क्या मतलब था इतना मगजमारी करने का। तो क्लाइमेट चेंज में देखोगे आप, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। और क्लाइमेट चेंज पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो ना, तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड नए फॉर्डर पॉइंट इकट्ठे करते रहो। कुछ इम्पैक्ट आ गया हो कोई नया, जैसे हम लोग ने लास्ट मंथ में पढ़ा था कि जो सी बटरफ्लाई है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मर रही है, तो ये इम्पैक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई वे फॉरवर्ड मिल जाए या कोई सॉल्यूशन मिल जाए, हम लोग करंट पढ़ते हैं उसमें, तो उसको वहाँ जाके अपना जो आपने इन्वायरमेंट, जो भी क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे नोट्स बनाए हो, वहाँ पे उसे मेंशन करते रहो। ये नए क्यों मेंशन करना है, क्योंकि इससे ना थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है और ज़्यादा मार्क्स आने की आशंका है। मतलब ऐसा रहता है कि इसको ज़्यादा होगा, ऐसा मतलब लगता है। अब किसी को कंफर्म पता नहीं है होता है कि नहीं होता है, मे भी सब लोग कहते हैं तो मैं भी कह रहा हूँ। ओके, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये देखो, आप जाके अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं पढ़ दूंगा ना तो सुनने में इतना मज़ा नहीं आएगा आपको कि क्या क्या क्वेश्चन। तो मैंने थीम निकाल के रख दिए हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा दुख ना हो। एनर्जी भी काफ़ी अच्छा थीम है। एनर्जी से अब मैंने देखा है लास्ट के 2 3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था। वाटर, वाटर पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देखो 2013 में आए, 2015 में, 2020 में, 19 में आ ही रहे हैं वाटर पे। एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पे, पॉल्यूशन तो एक इम्पोर्टेंट थीम है ही इसमें, एयर पॉल्यूशन। इस पे आप देखोगे 2022 में क्वेश्चन था, 2021 में भी क्वेश्चन था, 2020 में भी क्वेश्चन था। तो मतलब लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं एयर पॉल्यूशन पे। ओजोन के बारे में 2021 में IFS में पूछा गया था, 2019 में ही IFS में पूछा गया था। तो ये कुछ है। रिसोर्स एक्सप्लोटेशन, ठीक है ना, रिसोर्स का जो एक्सप्लोटेशन करते हैं हम लोग, उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। एक थीम मिला मेरे को, तो मैंने देखा था इधर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन निकले हुए हैं, जिसमें सैंड माइनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी भी सैंड माइनिंग को लेके ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सैंड माइनिंग को लेके कुछ ऐसे एक्ट बनाया, कुछ रूल बनाए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज में, तो आप उसको देख लेना है। आपने जो नोट्स बनाया हो ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, जो कोई फॉर्डर पॉइंट मिलता है तो उसको ऐड कर लो, कोई अच्छा फॉर्डर पॉइंट मिलता है
और ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, ऐसा 5-6 पॉइंट हर एक चीज़ पे होना चाहिए जो कि आप रिप्लिकेट कर सको एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे 4 पेज भर के रखे हैं, फिर वो उनमें से 2 पॉइंट भी रिप्लिकेट नहीं हो रहे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। 1 पेज का नोट्स बनाओ और वो भी आधे पेज में लिखो, आधा पेज छोड़ दो, क्योंकि वो उधर कुछ अच्छा माल मिलता है तो उधर ऐड करने का है। फिर कुछ मिसलिनियस हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें पूछी गई थी जो कि इन थीम्स में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। जैसे कैरिंग कैपेसिटी, ये बहुत ही बेसिक बात है, जो हम बेसिक इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना थ्योरी, उसमें पढ़ते हैं कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इको सेंसिटिव जोन क्या है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया क्या है, तो एकदम बेसिक चीज़ है। ये कुछ IFS के मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, जो लोग चाहते हैं इन्हें देखना तो वो देख सकते हैं, बाकी जो नहीं चाहते उनका कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने लिए ये पूरा सब कुछ निकाल के रखा हुआ था, तो फिर मैंने ऐसे निकाला नहीं। मैंने सोचा कि कुछ तो होंगे आप में से जावा जो कभी न कभी 2024 में IFS भी लिख सकते हैं, अच्छा स्कोर करेंगे पीटी में। तो इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन उधर रिपीट हुए हैं कई बार, देखोगे आप तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, वेटलैंड से रिलेटेड, सॉइल इरोजन से रिलेटेड, EIA देखो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में डिफरेंस पूछा है उसने, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आप इसे यदि कंपेयर करेंगे ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके ना आपके CSE में भी पूछा गया है। ओके, वेटलैंड से रिलेटेड, कार्बन फुटप्रिंट से रिलेटेड, ओपन कास्ट माइनिंग, इकोसिस्टम क्या है, तो उधर कैरिंग कैपेसिटी पूछ लिया है, इधर इकोसिस्टम पूछा है। तो मान के चलोगे ना आप, ऐसे जैसे हम लोग जानते हैं पीटी में CDS और CFPF के कभी कभी क्वेश्चन ना पीटी के CSE में थोड़ा सा कन्वर्ट करके पूछ लेता है, वैसे ही क्या है, IOFS के क्वेश्चन थोड़े से कन्वर्ट करके CSE के पेपर थर्ड में पूछ लेता है मोस्टली इन्वायरमेंट में। तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इधर सब लिखे होंगे ना, तो वो 2-3 क्वेश्चन आपको करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। मैंने ये अपने खुद के दोनों अटेम्प्ट्स में ये फील किया है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है मुझे कभी भी, क्योंकि मैंने ये वाले क्वेश्चन लिखे हुए थे, तो इनमें से ही जो इतना डाटा हमारे पास ऑलरेडी हो गया, कुछ नया भी पूछ लेगा ना वो, तो इजीली हम लिख पाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऊपर जो समझा दिया है कि ज़्यादा आप मत भागो, ये क्वेश्चंस लिखोगे ना आप, और वही 3-4 आप चीज़ें हैं, जैसे आपको क्लाइमेट चेंज पे, एनर्जी पे, पॉल्यूशन पे, ठीक है ना, और आपका EI पे, इन पे थोड़ा थोड़ा नोट्स होना चाहिए, बाकी करंट अफेयर्स के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जुगाड़ करते रहो। ओके, तो ये मैंने कुछ बताया हुआ है कि किस हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। देखोगे आप कि 2020 में डायरेक्टली EIA पे क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले भी 2016 में पूछ चुके हैं, तो वो चीज़ें मैंने इधर दी हुई, कुछ मैंने डेफिनेशन दी हुई, EIA क्या है उसका डेफिनेशन, उसका कंक्लूजन, सोलर एनर्जी क्या है उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में ना आप कोई डेटा भी लिख के तुरंत शुरू कर सकते हो, तो मैंने डेटा वेटा कुछ दिया होगा, क्लाइमेट चेंज पे पूरा डेफिनेशन और उसका कंक्लूजन आप और ऐड कर सकते हो, ये मैंने जो बनाए हुए थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। अभी मैं क्या करता हूँ वो आप भी कर सकते हो, कि मैं जो जब भी मैगजीन पढ़ाता हूँ ना आपको, तो उधर बोलता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो वो आप लोग लिख लिया करो, मैं खुद ये वीडियो बाद में देखता हूँ और वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ अपने नोट्स में कि हाँ इसको इधर यूज कर लूँगा। क्यों? क्योंकि भाई जब हमें पता नहीं होगा ना, सपोज दैट हमें ये नहीं पता है कोई डेटा है हमारे पास, इसे यूज कहाँ करेंगे, तब तक वो डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें अपने आप ही डेटा देखते ही समझ में आना चाहिए ब्रेन में कि हम इसे हाँ यूज कर सकते हैं, ये 3-4 पेपर्स में से यूज कर लेंगे, या फिर हम ऐसे में से यूज कर लेंगे। तो उससे क्या है ना, वो जब आप लिख रहे होगे ना तो तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही डेटा लिख के मगिंग करेंगे ना, तो फिर वो वहाँ पे क्लिक नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस टाइम पर सोचा ही नहीं था उसके बारे में। ओके, अब आते हैं चलो करंट अफेयर्स पे। तो जो सबसे पहला अपना करंट अफेयर्स है ना, वो है ग्लेशियर इन हिंदुकुश हिमालय। अभी क्या है, ये न्यूज में क्यों है, तो वो हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक बात जान लेते हैं कि ये देखो ग्लेशियर है। अब ये हिंदुकुश की बात करोगे ना, तो ये पूरा जो इन्होंने दिखाया हुआ है ना, ब्लू ब्लू, ये पूरा इलाका, ये जो इलाका है ये पूरा हिंदुकुश है, ठीक है ना, हिंदुकुश हिमालय, जो ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ये पाकिस्तान, आगे इधर देखोगे आप चाइना, ठीक है ना, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ये सब कंट्री आ रहे हैं, और ये पूरा क्या है, हिंदू कुश हिमालय, ये तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो ग्रीन ग्रीन सॉरी ब्लू ब्लू हो रहा है वो पूरा हिंदू कुश हिमालय है, ठीक है ना। रिवर बेसिन ये है, देखो हिंदू कुश से क्या है ना, रिवरें निकली हैं, इधर उधर नदियाँ जाती हैं, तो उधर क्या बनेगा, आपको अपने आप पता चलेगा, क्योंकि जो हिंदू कुश हिमालय यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, अभी ये ग्लेशियर हैं, तो यहाँ से पानी निकलेगा, अब पानी नीचे की तरफ ही तो जाएगा ना, तो नीचे तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा,
रिवर बेसिन बनेंगे। इधर चाइना के कई कई सारी नदियाँ आती हैं, इधर इंडिया में आती हैं, ब्रह्मपुत्र इधर से निकलती है ना, इधर पूरे इंडियन लैंड पे। इधर आप जाओगे तो इधर साइड इधर इंडस से आती है, तो ये सब रिवर बेसिन है। और कुछ मेजर रिवर्स भी हैं, तो इन्होंने इस पे कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देंगे। ये देखो कुछ, ये इंडस रिवर को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इतना आपको जाना नहीं है, वो आप अपने ऑक्सफोर्ड को खोल लो और उस पर जाके देख सकते हो। मैंने थोड़ा मैपिंग इसलिए बताया है, क्योंकि मैपिंग हमें समझ में आएगा ना, तो हम इजीली समझ सकते हैं। तो अब आपको हिंदुकुश हिमालय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई कि जो हिमालय है ना, इसका ऊपरी सा हिस्सा है वही है हिंदुकुश हिमालय। ओके, अब ये न्यूज में क्यों है थोड़ा इसे समझते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन्स डेवलपमेंट, जो ICIMOD है ना, उसने क्या है ना, एक रिपोर्ट को क्या कहते हैं सबमिट किया या फिर रिलीज किया। जब वो रिपोर्ट रिलीज किया गया ना, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक थी। भयानक क्या थी कि उन्होंने देखा कि ग्लेशियर्स जो हैं हिंदुकुश के, वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड पकड़ लिए हैं किसमें, मेल्टिंग में। बहुत खतरनाक तरीके से मेल्ट हो रहे हैं। ऐसा मान सकते हो आप कि 2000 से पहले जो मेल्टिंग स्पीड थी ना, और 2000 से पहले की और 2000 से बढ़ के अभी 2023 तक के बीच में मान लो, वो मेल्टिंग स्पीड में 10 से 20% का मुनाफा हुआ, मतलब इजाफा हुआ है। स्पीड इंक्रीज हो गई है 10 to 20%। ओके, तो ये सब बातें हैं ना, तो ये काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग को ये ग्लेशियर्स सारे मेल्ट हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, वो तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। सी लेवल बढ़ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, डिजास्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी डिसीज भी आ सकती हैं, जब पानी होता है तो वाटर बॉर्न डिसीज हो सकती हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट्स हैं। अभी देखो सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। डिजास्टर आएगा तो ह्यूमन पे भी पड़ेगा, और भी एनिमल्स, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल मारे जाएंगे। तो कई सारे इम्पैक्ट रहते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। तो अभी ये क्या कहता है रिपोर्ट, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि अभी इन्होंने बताया मोस्टली ICIMOD के बारे में, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो इसके बारे में बताया कि ये इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी है, ठीक है ना। तो अभी इसका काम क्या है, तो इसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इसका एनवायरमेंटल रिस्क, ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल एक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, इसका जो काम है ना, वो काम क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट में कोई भी तकलीफ आती है, किसी प्रकार का कोई भी इशू बनता है ना, तो उसको ये रिजॉल्व करने का, या फिर उसके रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन देने का, या फिर कोई ऐसा काम प्लान करने का कि उससे एनवायरनमेंट को रिस्क को कम कर दिया जाए, वो काम करने का इसका पूरा धंधा है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल एक्शन। अब ये इसका कौन कौन मेंबर है, इस गैंग में शामिल कौन कौन है, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया, इंडिया इसमें शामिल है, म्यांमार, पाकिस्तान इट्स मेंबर। अब ये मेंबर्स को कैसे हम लोग याद करेंगे, तो सिंपल याद करो, हिमालय। हिमालय जिन जिन लोगों से टच करता है, जो जो स्टेट्स हैं या नेशंस हैं जिनसे टच करता है, वो सारे के सारे, ऑल के ऑल जितने भी क्या कहते हैं नेशंस हैं, वो सारे क्या हैं, इसके पार्ट हैं। सिंपल क्यों, क्योंकि हिमालय की तो बात कर रहे हैं ना। तो हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय से जितने भी बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे, हिमालय के आसपास बसे होंगे, वो सारे के सारे नेशंस होंगे। तो देखो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, ये सारे के सारे क्या हैं, हिमालय के ऊपर, हिमालय के आसपास ही है ना। तो यही सब के सब इसके मेंबर हैं। तो हमने अब तक क्या देखा, कि हमने देखा कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट एक बॉडी है, जिसने कोई रिपोर्ट रिलीज की थी। रिपोर्ट में क्या था कि ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका काम हमने देखा कि एनवायरमेंट रिलेटेड काम करती है, और इसके हमने मेंबर देखे। अब ये रिपोर्ट क्या है, थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ग्लेशियर्स है तो वो क्या है ना, डिसअपियर 65% फास्टर देन द ओ। मैंने सॉरी, जो 10 से 20% बोला था ना, उससे भी ज़्यादा है। तो इन्होंने बोला है कि 65%, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गया, फास्टर ये डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब मेल्ट हो रहे हैं, वहाँ से गायब हो रहे हैं। तो 65% मोर। ओके, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग का आपने देखा ही है कि वो 1.5 डिग्री से ना 2 डिग्री होने वाला है 2021 तक, मतलब अपना 21 सेंचुरी खत्म होगा तब तक। तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, लगभग 30 से 50% जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो हम लोग खत्म कर सकते हैं। वाटर सिक्योरिटी हो रही है, क्यों, वाटर सिक्योरिटी की चिंता क्यों है, क्योंकि वो जो आपका वाटर होता है ना, जो भी वाटर होता है उसमें, मान के चलो ये आपका ग्लेशियर है, अब इधर से ये वाटर चला जाएगा ना, तो क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट हो गया, तो रिवर्स के लिए वाटर कहाँ से आएगा, दिक्कत है ना। तो वाटर सिक्योरिटी की बात है,
तो इन्होंने वही बात थोड़ा सा अलग वे में समझाई है। सिंपल आप समझ लो कि जब भी कोई ग्लेशियर होता है तो वहाँ से ही जब मेल्टिंग होती है तब रिवर्स बनती है। मोस्टली रिवर्स जो आपकी देखोगे ना, हिमालय से निकलने वाली ना किसी न किसी ग्लेशियर से निकली है। तो जब वो ग्लेशियर नहीं रहेगा तो फिर वो हिमालय पे जो भी रिवर है उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा। क्योंकि रिवर में पानी नहीं रहेगा, हजार्ड्स इंक्रीज हो जाएंगे। वो हमने अभी देखा था कि फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स। अभी सोचो, ये आपका कोई भी ग्लेशियर है, अभी ये मेल्ट हो गया, जब बहुत स्पीड पकड़ लेगा तो पानी बहुत ज़्यादा आएगा। जितना पानी वो कोई रिवर बहा के ले जा सकती थी या फिर जिसकी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा वाटर आ जाएगा ना, तो क्या होगा, बैंक्स जो उसके किनारे हैं वो टूट जाएंगे और वहाँ पे पूरा बाढ़ आ जाएगा। या फिर कोई मिट्टी होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि स्लोप के कारण ना मिट्टी ऊपर से नीचे इजीली मूव कर जाता है। और जो आपका रॉक्स डेब्रिस जो मास ये सब मूव करते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इसी को लैंडस्लाइड्स कहते हैं। समझ गया ना? तो यही चीज़ है। तो हमने क्या देख लिया कि स्पीड बहुत ज़्यादा है, 65% फास्टर, ठीक है ना, 21वीं सेंचुरी में। वाटर सिक्योरिटी हो जाएगी, वाटर से रिलेटेड इशू और कुछ हजार्ड्स हो जाएंगे। अभी हिंदुकुश के बारे में उन्होंने बताया तो इतना हमें जानना नहीं है, हिमालय है ना, उसी के बारे में जानो तो बस। लेकिन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वाटर टावर ऑफ एशिया। अभी आपको पूछा जाए कि वाटर टावर्स ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो वाटर टावर्स ऑफ एशिया कहते हैं आपके हिंदुकुश, ठीक है ना, जो अपना हिंदुकुश हिमालय है उसको। तो वाटर टावर्स ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा टर्म है, आप इसे याद रख सकते हो। अभी ये हिंदुकुश हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मेरे को लगता है बताने की जरूरत नहीं है, तो तुम खुद जान सकते हो कि अभी हम लोग देखे थे ना, ऐसे देखो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर चीज ना तुम डिपेंड मत रहा करो इस पे कि इस पे पढ़ लेंगे तभी चीज होगी। अपने दिमाग पे प्रेशर डालो तो लिख सकते हो अच्छे से, क्योंकि दिमाग जब चलना शुरू होगा ना तभी हम कोई अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इधर देखो, ये अभी मैंने बोला ना, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। अब ये रिवर्स निकलती है, एक बार ये मेल्ट हो गया पूरा ग्लेशियर तो रिवर्स निकलना बंद हो जाएंगी ना, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होगा। तो क्या होगा, जो जितनी भी रिवर्स को ये फीड करता है वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं गंगा, इंडस। इधर पानी नहीं रहेगा तो ये नदियाँ सूख जाएंगी। तो नदियाँ सूख जाएंगी तो उनका इम्पैक्ट देख रहे हो ना आप, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा। हम जो वाटर पीते हैं तो वाटर स्कैसिटी हो जाएगी, क्योंकि पानी पीने के लिए नहीं होगा, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर, पीने के पानी की समस्या, एग्रीकल्चर वाटर की समस्या, ऊपर से जब ये कोई भी रिवर आती है ना तो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे अलग टाइप के सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जिसमें कई सारी अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं, माइन मिनरल्स लेके आती हैं, वो भी सब खत्म हो जाएंगे। तो वही सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या है, रिवर्स की समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। रेगुलेट ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम एट द स्नो कवर कूल्स एटमोसफियर एट द, हाँ देखो, ये मान के चलो आप, ग्लेशियर है, ग्लेशियर पे आइस होती है, और आइस का ना जो अल्बेडो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश आइस होती है ना ऊपर, मान के चलो इसका कलर बहुत वाइट होता है। अब क्या होगा, ऊपर से सनलाइट आई तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी और वापस चली जाएगी। इससे क्या होगा, इससे अल्बेडो ज़्यादा होने की वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग है वो डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे सनलाइट आती है वो वापस स्पेस में चली जाती है। और यदि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान के चलो, अभी देखो मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, सही से ध्यान देना। ये है आपका अर्थ, और इस पे ये है कोई भी मान के चलो किसी भी प्रकार का ग्लेशियर, ठीक है ना। अब ये ग्लेशियर है, ये है सन, ओके। अभी हम सन से क्या करते हैं, सनलाइट डालते हैं, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अभी है क्या, इसका कलर एकदम वाइट है, मान के चलो इसके ऊपर जो ग्लेशियर होगा, आइस होगा ना, अभी आइस का कलर एकदम वाइट होगा, एकदम वाइट। अब ये बहुत ज्यादा वाइट होने की वजह से, आपने अल्बेडो पढ़ा होगा ना, तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि अल्बेडो ना क्या होता है। अल्बेडो, अल्बेडो सिंपल सी बात है, जब भी कोई सनलाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, सनलाइट आए और किसी भी सरफेस से, जो भी सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं अल्बेडो। अब जिसमें ज्यादा, मान के चलो यहाँ पे 100, ऐसे काउंटिंग के हिसाब से रखते हैं एकदम, मतलब मान लेते हैं, अजम्पशन है, मान के चलो 100 के अराउंड यहाँ से सनलाइट आई। अब ये वापस जितनी ज्यादा जाती है, मान के चलो 90 चली गई तो इसका अल्बेडो बहुत ज्यादा है, और अभी 80 गई तो इसका अल्बेडो थोड़ा कम है उससे, और किसी में अभी 10% ही वापस जाती है ना, तो 10% वापस गई
तो उसका अल्बेडो बहुत कम है, और जहाँ 90% वापस गई तो उसका अल्बेडो बहुत ज़्यादा है। तो क्या है ना, आइस है ना, आइस मान के चलो 90% तक जो फ्रेश आइस रहती है वो सनलाइट को रिटर्न कर देती है सरफेस में टकराने के बाद, इसीलिए उसका अल्बेडो बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अल्बेडो क्या है, और अल्बेडो को कैसे हम लोग मेजर करते हैं वो भी आप समझ गए। तो क्या है कॉन्सेप्ट हम, कि जैसे ही यह सनलाइट आई, तो सनलाइट आने के बाद में क्या हुआ, ये सूरज बन गया, तो यहाँ पे टकराई इसी ग्लेशियर से, तो इसका अल्बेडो ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। मान के चलो 90% रिफ्लेक्ट हो गई, तो 10% ही बची। अब ये ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है ना, इससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस जो है, ठीक है ना, उनकी समस्याएं जो है ग्रीन हाउस गैस की, वो यहाँ पे होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहीं मान के चलो यहाँ बीच में, तो वो जो इसको फंसाती, तो इनको ये क्रॉस करके वापस चली जाती है स्पेस में। इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे कम हो जाता है। तो ग्लेशियर्स एक क्या फायदा करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। अब ये ग्लेशियर यहाँ पे मान के चलो चला गया, यहाँ से ये आधा ग्लेशियर मान के चलते हैं हम लोग गल गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना अच्छे से, आधा ये गल गया, तो ये जैसे मेल्ट हो गया ना आधा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जैसे ही मान के चलो ये सनलाइट आई, तो यहाँ क्या है, आइस थी नहीं ज्यादा, फ्रेश आइस थी नहीं, तो क्या होगा, ये यहीं पे आके बढ़ गई, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, और ये टेम्परेचर बढ़ के क्या करेगा, इस आधे ग्लेशियर को भी मेल्ट कर देगा। समझ गए ना। तो 20% मेल्टिंग किसी भी ग्लेशियर की ना आगे के 80% को भी मेल्ट करने की क्षमता बढ़ा देती है। मतलब जो आपका मेल्टिंग, जैसे ही ये मेल्ट होगा ना, तो बचा हुआ और स्पीड मेल्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि हमने समझा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो इसकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप अब सारी बात समझ में आ गई होंगी आपको कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। आया, टकराया, वापस चले गया, ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है। लेकिन थोड़ा मेल्ट हो गया और वहाँ पे क्या हुआ, आइस कम हो गई, तो फिर उसका अल्बेडो कम हो जाता है, इसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से बाजू वाला अपने आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि ग्लेशियर्स के आप प्रॉफिट और लॉस लिखे ना, तो वहाँ पे दो प्रॉफिट आपको मिल गए, सिग्निफिकेंस या कुछ भी पॉजिटिव, कि वहाँ पे वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है, और एक नेगेटिव मिल गया, यदि मेल्ट हो गया तो फिर और स्पीड बढ़ा देगा। कैसे, वो हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट क्या था, प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थ्रू, हाँ, बहुत सारी बोर्ड और मेडिसिन मिलती हैं, क्योंकि ऊपर से जो ग्लेशियर से पानी आता है, तो उधर आसपास कई सारे अलग अलग टाइप की मेडिसिन मिल जाती है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है, उधर जाके हम लोग, गंगा निकलती है, फिर गंगा की हम पूजा करते हैं, तो ये कल्चरल स्पिरिचुअल है। क्रायोस्फीयर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो अभी मैंने देखा कि ये जीएचजी भी कम करते हैं, तो उसी बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बात करा है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा था कि जो आपका हिंदुकुश हिमालय है, वो एक रिपोर्ट में बताया गया कि 65% ज़्यादा स्पीड पकड़ लिया है। वो क्यों पकड़ लिया, वो हमने रीजन देखा, और उसके कुछ सिग्निफिकेंस देखे। सिग्निफिकेंस में ये नदियों को समस्या हो जाएगा, अल्बेडो क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो हमने सब कुछ इधर समझ लिया। अब ये चैलेंजेस क्या है, तो मैंने एक ये टेम्पलेट बनाया है। आपको करना क्या है कि इस टेम्पलेट को ना स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और जहाँ पे भी हम कहीं पे भी पढ़ेंगे ना, ये मैंने इसलिए बना के, अभी मैं हमेशा बोलता रहता था ना, तो मेरे को एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं बोल देते हो आप ना, तो मैं उस टाइप पे लिख नहीं पाता हूँ, तो फिर मैंने ये लिख दिया। अभी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, और इसमें करना क्या है कि जो ये मैंने आपको इधर चैलेंजेस दिए हुए हैं, और इधर सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड दिए हुए हैं, AWF का मतलब होता है वे फॉरवर्ड, तो ये मोस्टली कॉमन रहते हैं। आप तीनों के तीनों पेपर्स में, पेपर फर्स्ट, पेपर टू, पेपर थ्री, या फिर मान के चलो कहीं और भी सॉल्यूशन लिख रहे हो, चैलेंजेस समझ रहे हो, ये कॉमन रहते हैं। यदि आपको कुछ नहीं आए ना, तो ये अब 4 से 5 जो चैलेंजेस या 4 से 5 सॉल्यूशन है, ये आप लिख लो। मोस्टली हर जगह कॉमन रहते हैं। अभी हम 3 से 4 आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, उन सब में देखेंगे कि इनमें से कॉमन रहते हैं। देखो ये कॉमन है, अब ये कॉमन है ना, तो एकदम स्पेसिफिक नहीं है। तो अभी क्या होगा, आप कोई भी टॉपिक है उससे स्पेसिफिक 2 लिख दो और 3 कॉमन लिख दो, तो आपको बर्डन कम हो गया ना। ये स्मार्ट स्टडी है जो मेंस में रहता है, कि कुछ ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो सब जगह यूज कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं ना कि मैंने कोई एक चीज बना के रखी थी डेटा, उसको मैंने चार, कोई एग्जाम्पल एक था, मैंने पूरे चारों जीएस में यूज कर लिया। वही सेम चीज ये है। क्या है कि हमने एक बार बनाया है ये, और हर जगह यूज करने, कहीं पे किसी के भी चैलेंजेस लिखने हो, फटाक से ये 4 लिख दो, एक दो स्पेसिफिक लिख दो जो टॉपिक रिलेटेड हो, 4 सॉल्यूशन लिख दो, एक दो स्पेसिफिक लिख दो। क्या है,
लैक ऑफ फंड। अभी कुछ भी हो, कोई भी दुनिया का काम चल रहा हो इंडिया में, वहाँ लैक ऑफ फंड हो गई, पैसे ही नहीं है उनके पास में। लैक ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ही नहीं होता है, ना रीजनली कोऑपरेशन होता है, ना ग्लोबली होता है, उधर कोई ना कोई दिक्कत चल रहा होता है। लैक ऑफ इंफ्रा, अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, तो मोस्टली में आपका ये सही हो जाएगा। लैक ऑफ प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अभी क्या है ना, आधी जगह पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है। मान के चलो मनरेगा है, अभी मनरेगा बहुत अच्छा है, लेकिन आधे से ज़्यादा जगह जब आप जाओगे ना, देखोगे कि वहाँ पे लोगों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों को पास कार्ड तो हैं, और लेकिन उनके पास क्या कहते हैं, मान के चलो काम ही नहीं मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, वो आप एक मनकड़िया ट्राइब है ना, पीवीजीटी ट्राइब है मनकड़िया, ठीक है ना, तो उन लोगों के पास में राशन कार्ड तो भर भर के थे, लेकिन वो उन लोगों को एक सिंगल डे भी काम नहीं मिला है। समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें आपको बराबर पता होनी चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई चैलेंज मिल जाएगा कि क्लाइमेट चेंज को कुछ बदल रहा होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का कुछ होगा, ह्यूमन पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, डिसीज या एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमी में कुछ पड़ रहा होगा, इन्फ्लेशन। आपको मैंने एक बार पढ़ाया भी है, क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है। क्लाइमेट चेंज से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा वो आपको पता है, मैंने लास्ट में भी समझाया, एक बार फिर बता देता हूँ कि जब क्लाइमेट चेंज हो जाएगा ना, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, और एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो डिमांड आपकी ज़्यादा रही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और सप्लाई कम रहेगा तो अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ओके, ऐसे ही सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन कहाँ से बनते हैं, हमेशा ध्यान रखना, चैलेंजेस ही सॉल्यूशन बनते हैं। फंड की कमी है तो फंड बढ़ा दो, अभी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दो, कॉपरेशन नहीं हो रहा है तो कॉपरेशन बढ़ा दो, या तो ग्लोबली बढ़ा दो किसी दूसरी कंपनी का, या फिर किसी दूसरे ग्लोबली यूएन का हेल्प ले लो, या फिर रीजनली बढ़ा दो, R&D बढ़ा दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, अवेयरनेस बढ़ा दो, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर याद आ जाए, जैसे जीरो करना है हमें कब तक, 2070 तक मोदी जी ने कहा था, ठीक है ना। और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। पंचामृत, पंचामृत को लगा दो, या फिर 2070 वाली जीरो, कार्बन जीरो को लगा दो, पंचामृत को लगा दो, ये करके आप ये फॉरवर्ड दे दो। ये को स्क्रीन शॉट ले लो, और इसे ना आपको मैं कैसे यूज करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा अगले 2-3 महीने में, कि इसे यूज कैसे करते हैं इन टेम्पलेट्स को, ठीक है ना। तो आप आई होप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। चलो आगे चलते हैं। कंक्लूजन कहाँ से, हाँ, कंक्लूजन भी हाँ मैं सिखाने वाला था। यदि किसी का भी कंक्लूजन बनाना हो तो मोस्टली ना एसडीजी से कनेक्ट कर सकते हो। देखो कंक्लूजन में क्या क्या होता है, मैं तुम्हें एक बार डिटेल समझा देता हूँ। कंक्लूजन ना 3-4 तरीके से बनाया जा सकता है। फर्स्ट तो एसडीजी, आप कोई ना कोई एसडीजी कनेक्ट कर सकते हो किसी भी टॉपिक से। सेकंड, आप फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्ट कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट से कनेक्ट कर सकते हो, आप ना डीपीएसपी से कनेक्ट कर सकते हो, आप ना प्रियम्बल से कनेक्ट कर सकते हो। अभी कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो डीपीएसपी में उनका एक जुगाड़ है, वो आपने देखा होगा 47, ठीक है ना, 47A, तो आप उधर से जुगाड़ कर सकते हो। फंडामेंटल राइट में आप बता सकते हो आर्टिकल 21, जिसमें हमें फ्री और सुरक्षा, मतलब एकदम स्वच्छ एयर, क्लीन एयर कह सकते हैं, इतना हिंदी कठिन रहता है, ठीक है ना, क्लीन एयर को आपको मिलना चाहिए, वो आपका है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर लो कि हमें प्रिजर्व करना चाहिए एनवायरनमेंट को, ठीक है ना, एसडीजी में कहीं ना कहीं जुगाड़ कर सकते हो। तो कोई भी कंक्लूजन ना इन 4 टॉपिक पे खत्म होता है, ठीक है ना। ये मैंने क्या कहते हैं जो सीखा था, वो ऐश्वर्या वर्मा सर है ना, AIR 4 था शायद लास्ट, और उत्कर्ष द्विवेदी सर, उन दोनों लोगों ने मेरे को बताया था कि इस हिसाब से उन्होंने भी लिखे हुए हैं जो हैं सारे के सारे कंक्लूजन। फिर मैंने उनका कॉपी चेक किया तो उनकी कॉपी में ऐसे ही सही से कंक्लूड किए हुए थे। आप चाहो तो उनकी कॉपी से सीख सकते हो, लेकिन आपको धीरे धीरे सीखना है तो फिर मैं सिखा दूंगा इन्हें यूज कैसे करते हैं, तो इन्हीं का यूज करते हैं। तो ये आज टेम्पलेट्स पूरा बना के रेडी कर लो। चैलेंजेस, ये बॉडी में कंक्लूड चैलेंजेस और आपके क्या कहते हैं सॉल्यूशंस, और उसके बाद में आप कैसे कंक्लूजन लिखोगे उस सब के बारे में। आप मान के चलो जीएस फर्स्ट में आप ना किसी प्रकार से मान के चलो आर्ट एंड कल्चर का भी लिख रहे हो, तो आप उसको ना फंडामेंटल ड्यूटी से कनेक्ट करके खत्म कर सकते हो, डीपीएसपी से खत्म कर सकते हो, प्रियम्बल से अवर फाउंडिंग फादर सेड टू, या फिर अवर फाउंडिंग फादर का विजन था, ऐसा करना चाहिए, बस खत्म कर दो। ओके, तो आप चैलेंजेस देखते हैं इस आर्टिकल के, चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस इन द टैकलिंग डिटोराइटिंग सिचुएशन इन, तो चैलेंजेस क्या है कि वो अभी जो बिगड़ती हुई हालत है एच की, ठीक है ना, तो हिंदुकुश हिमालय की, वो कैसे सही होगी। तो सबसे पहले पुअर एडेप्टेशन कैपेबिलिटी,
तो चैलेंजेस, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि बहुत ही, जो हम कोई भी चीज़ वहाँ पे अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी है बहुत ही लेस है, मतलब बहुत खराब है, पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। क्यों? क्योंकि लेस फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। अभी देखो, अभी हम लोग चैलेंजेस सीखा था ना कि पैसा ही नहीं है अपन के पास, फंड ही नहीं है, तो फाइनेंशियल और टेक्निकल समस्याओं के कारण R&D नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल समस्याओं के कारण अपने आप पे पुअर अडेप्टेशन है, पहला हमारा चैलेंज है। और जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था उसमें, कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल हजार्ड। हाँ, ये तो खैर दिक्कत है, क्योंकि स्पेसिफिक दिक्कत है उसकी। वहाँ पे ना बहुत अलग अलग टाइप के हजार्ड्स रहते हैं जिन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अभी उधर क्या है ना, बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ गया है, और वहाँ पे अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट से, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले डैम बनाए जा रहे हैं, जो कि डैम वहाँ पे पता है कि कुछ नुकसान देंगे इन्वायरमेंट को, लेकिन फिर भी हमारी डेवलपमेंट के लिए डैम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी आपके वहाँ पे चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उनके कार्ड भी दिक्कत हो रही है। लो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी बहुत कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो है, इतने अच्छे से उसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। लिमिटेड रीजनल कोऑपरेशन। अभी देखो, हमने बोला था ना कोऑपरेशन की समस्या रहती है। रीजनल कोऑपरेशन क्या है कि अपने जो 6-7 जो कंट्रीज है ना, उन सब के साथ में आपस में गांठ, मतलब एकदम सही से कोऑपरेशन ही नहीं है। अभी वो सही में कोऑपरेशन न होने की वजह से क्या है ना, चाइना अलग हिसाब से वहाँ पे पॉलिसी लगा रहा है, नेपाल अलग लगा रहा है, भूटान अलग लगा रहा है, पाकिस्तान अलग लगा रहा है, इंडिया अलग लगा रहा है। तो सही से कवर नहीं हो पाता सब कुछ हिमालय का। तो हमें है ना रीजनल कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, और उसके बाद मस्त डेटा इकट्ठा करो, और फिर पूरा एक अच्छे तरीके से स्कीम कोई भी इम्प्लीमेंट करो जिससे पूरा प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके। नेग्लेक्ट इंटरनेशनल फोरम। अभी वो इंटरनेशनल भी हमें कॉपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बताया ना आपको, कॉपरेशन कितने प्रकार से करते हैं, दो, रीजनली और ग्लोबली। तो ग्लोबली क्या हो गया, इंटरनेशनली। हमें जाके इंटरनेशनली जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी जिस प्रकार की भी इंटरनेशनली बहुत सारी बॉडीज हैं जो एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू को हैंडल करती हैं, माल देती हैं, ठीक है ना, GEF। तो उस हिसाब से ना उन लोग क्या कर सकते हैं, उनके साथ में हम लोग उनसे मदद मांग सकते हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा अपन का भी हेल्प करो भाई, अपन का हिमालय भी थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर रहा है। तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे हिमालय के लिए वो लोग कोई ना कोई पॉलिसी बनाएंगे, या फिर कुछ न कुछ हमें देंगे। तो ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल जो भी फॉरम्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ हमें संबंध बनाने, जैसे UNFCCC पढ़ी होगी आपने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। तो इसके साथ में कोई भी हम लोग जुगाड़ बना सकते हैं, या फिर इनके साथ में मिलके हम कोई भी किसी भी प्रकार का योजना ला सकते हैं। अब बी फॉरवर्ड देना हो, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, पूरा अपने पास स्क्रीनशॉट है, तो देखो। सबसे पहले बी फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे, कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, रीजनल एंड ग्लोबल कॉर्पोरेशन। अच्छा है। इसमें हम टेक्निकल फाइनेंशियल समस्याएं से जूझ सकते हैं। इम्प्रूव मॉनिटरिंग नेटवर्क, उसको मॉनिटर करने का, इन सेतु मेजरमेंट, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट डाटा, ये सब कुछ करना चाहिए। अर्ली वार्निंग, जो आपका है ना, अर्ली वार्निंग स्ट्रेटजी अडेप्टेशंस में, मतलब थोड़ा R&D करना चाहिए, वहाँ पे समस्या हजार्ड्स का पता चल जाए। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रिलेटेड अप्रोच रखनी चाहिए, और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, उधर आपस में जितने भी वहाँ के लोग हैं, मतलब जो भी हैं, उनको अवेयरनेस फैलाना चाहिए, ठीक है ना। मस्त मुद्दे की बात यही है। उन स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने का मतलब क्या है कि उनमें थोड़ा अवेयरनेस फैलाओ, उन लोगों से कहो कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसा नहीं होता है, जो भी उससे रिलेटेड समस्या हो वो होके खत्म हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने जो खत्म कर दिया वो था आपका हिंदुकुश जो हिमालय है, उसके ऊपर कि जो रिपोर्ट आई थी उसमें कि इसकी समस्याएं क्या है, तो हमने देखा था 60-65% ये मेल्ट होना स्पीड बढ़ गया। इसके हमने सिग्निफिकेंस देखे, इसके हमने चैलेंजेस देखे, और इसके हमने सॉल्यूशन देखे। चैलेंजेस आपको मैंने लिखवा दिए, सॉल्यूशंस आपने समझ लिए, और इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैंने समझा दिए, और ये क्या है और क्यों NGO ने ये रिपोर्ट निकाला वो भी हम समझ गए। ओके, तो आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा। अभी नेक्स्ट सेकेंड आर्टिकल है एनर्जी ट्रांजिशन। अभी एनर्जी ट्रांजिशन क्या है वो हम समझे, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। थोड़ा हम ये समझ लेते हैं न्यूज में क्यों है, क्यों ये हमें समझ में आ जाएगा तो फिर इजीली हम सबको समझ जाएंगे। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इसने ना कोलैबोरेशन किया एसेंचर के साथ में, और एक रिपोर्ट को रिलीज किया जिसका नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। इन दिस रिपोर्ट क्या हुआ, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश किया गया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये इंडेक्स है,
अब ये इंडेक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा क्योंकि वो एनर्जी से रिलेटेड है और एनर्जी पे अभी हम लोग बहुत फोकस दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है उस पर। तो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर ही ये इंडेक्स है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो ध्यान रखना है कौन करेगा, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडेक्स के बारे में जानते हैं। 3 पैरामीटर है इंडेक्स के, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। ठीक है ना, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। मुझे लगता है कि ये तुम याद मत करो, फिर भी आप इसका थोड़ा सा फैक्ट याद रखो। स्वीडन फर्स्ट प्लेस पे है और नॉर्वे और डेनमार्क सेकंड एंड थर्ड पे। इंडिया का रैंक क्या है, 67, 67। तो 67 इंडिया ने 120 में से पाया, मतलब काफ़ी सही है, इतना खराब नहीं है। ऐसा कह सकते हो कि 67th रैंक है इंडिया का, मतलब इंडिया काफ़ी अच्छे से एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी हमने केवल इतना जाना है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है। अभी हम एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि न्यूज़ का माल इतना ही है, केवल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है जो आपके WEF ने पब्लिश किया है। और उसमें क्या है कि स्वीडन फर्स्ट नंबर पे और बाकी नॉर्वे एंड डेनमार्क सेकंड एंड थर्ड पे, और इंडिया का रैंक 67 है। अभी हम लोग थोड़ा स्टैटिक में चलते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, इसकी क्या समस्याएं क्या है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करें। देखो, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, ये आपकी कोई फैक्ट्री चल रही है जहाँ धुआं धुआं है। ठीक है ना, ये फैक्ट्री जो चल रही है जहाँ पे बहुत सारा धुआं है, मान के चल रहे हो आप कि इसमें क्या फूक रहा होगा, इसमें जो चीज़ जल रही होगी ना वो फॉसिल फ्यूल होगी। अब फॉसिल फ्यूल में हमने देखा होगा ना, इसमें कोयला ही होगा, क्योंकि ये पेट्रोल या डीजल से तो नहीं चल रही होगी, डेफिनेटली बहुत महंगा है। तो यहाँ पे ये क्या था, कोयले से ये आपकी इंडस्ट्री कोई चल रही है। अभी इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इधर सोलर में, विंड में। ठीक है ना, तो क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हुए। ये यहाँ फॉसिल फ्यूल थे, कोयल था। ठीक है ना, यहाँ क्या है, कोयल है। अब ये विंड एनर्जी है, ये सोलर एनर्जी है, ये दोनों क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है। तो क्या हुआ, कोयल से सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है ना, अब रिन्यूएबल रखो क्योंकि उसी में सोलर आती है। तो कोयल से रिन्यूएबल एनर्जी में जो कन्वर्जन हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना, कहाँ से, कोयल से जो एनर्जी में ट्रांजिशन हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन। आई होप समझ में गए होगा। तो अब तक हमने क्या जाना है, अभी तक हमने केवल इतना जाना है कि एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है। तो जो अपने ट्रेडिशनल फ्यूल हैं, जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, उनसे हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, या ट्रांजिशन कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांजिशन। समझ गया ना, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ। फॉसिल फ्यूल से, जैसे कॉयल एग्जाम्पल के तौर पे, कन्वर्जन किस में या ट्रांजिशन किस में, रिन्यूएबल फ्यूल में। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना, टिडल, विंड, हाइड्रो, ठीक है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन। तो आप इसका चाहो तो फोटो भी ले लेना बाद में। तो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्जन या ट्रांजिशन को ही हम एनर्जी ट्रांजिशन कहते हैं। ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिख दिए थे कि आपको समझ में आ जाए। फॉसिल फ्यूल क्या है, ऑयल है, तेल है, मतलब डीजल है, पेट्रोल है, और ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी। अभी इसका ज़रूरत काय को पड़ गया, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमें ये एनर्जी ट्रांजिशन करने की ज़रूरत पड़ गई। देखो भाई, एनर्जी ट्रांजिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अभी आप लोग कहोगे कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एनर्जी ट्रांजिशन की। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है क्लाइमेट चेंज। भी क्लाइमेट चेंज हो गया ना, तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है, उसकी इम्पैक्ट आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट है। तो आप यहाँ समझ सकते हो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत दिक्कत है। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ही सीधा क्या करती है, क्लाइमेट चेंज को चेंज करने की समस्या रखती है। तो क्लाइमेट चेंज ही कार्ड किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का। तो उसको हमें कम करने का है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब को हम इससे कम कर सकते हैं, क्योंकि जब कोयल और डीजल पेट्रोल नहीं रहेंगे तो आपको एयर पॉल्यूशन कम होगा, क्योंकि डीजल और पेट्रोल से SOx और NOx बहुत निकलते हैं। ठीक है ना, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कुछ वादे निभाने हैं। क्या वादा है, जो 2070 तक हमें जो कार्बन है जितना भी, उसको न्यूट्रल या जीरो करना है। मोदी जी ने वादा किया है ना COP26 में कि हमें क्या करना है, जीरो कार्बन करना है। कब तक, 2070 तक। तो अब ये जीरो कार्बन हवा में बोलने से नहीं हो जाएगा ना, इसके लिए कुछ पॉलिसी चाहिए होगी। तो क्या है,
एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन हो जाएगा जब आपको पता है कोयल डीजल पेट्रोल जलेंगे ही नहीं तो कार्बन होगा ही नहीं, कार्बन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि 2070 तक हम जीरो हो जाएंगे। वो सोना बाबू जैसे वादे नहीं करने का है, नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं होते। अभी थर्ड इसका नीड क्या पड़ा, फोर्थ सॉरी, एनर्जी सिक्योरिटी। अभी एनर्जी सिक्योरिटी क्या है कि हम लोग ना मोस्टली जितना भी मान के चलोगे आप, डीजल है, आप ऐसे मान लो क्रूड ऑयल है जितना भी, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में इतना ज़्यादा निकलता नहीं है, तो इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी तो नहीं है ना, क्योंकि अभी किसी कंट्री ने हमें इंपोर्ट करने के लिए मना कर दिया या कुछ और हो गया, समस्या हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो फिर हमारी सिक्योरिटी तो घबरा जाएगी, जो भी कुछ है बहुत ही सब कुछ खराब हो जाएगा ना, क्योंकि जब ऊपर से पानी आए सॉरी क्रूड ऑयल आएगा नहीं तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, बिना क्रूड ऑयल के तो समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा इकोनॉमी तो किस पे टिकी हुई है, ये मान के चलो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी हमें चाहिए, जिससे क्या होगा इम्पोर्ट कम हो जाएगा और डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जब इम्पोर्ट कम होगा और तो डिपेंडेंसी कम होगी तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इट लेड टू एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। क्रिएट ग्रीन जॉब्स। अभी वो सब कुछ ग्रीन ग्रीन होगा जब क्लाइमेट चेंज अच्छा होगा, क्लाइमेट चेंज नहीं होगा और एकदम क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो ग्रीन जॉब्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपने समझ लिया कि इसका ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, सेकेंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसको कम करना है, 2070 तक नेट जीरो करना है हमें कार्बन को, और एनर्जी सिक्योरिटी हमें बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हम जो टिडल हाइड्रो या फिर क्या कहते हैं सोलर इन सब से करेंगे ना तो ये अपने होंगे, और यहाँ पे क्या है हम लोग इम्पोर्ट करते हैं मोस्टली माल, इवन कॉयल भी हम इंपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आया है पीटी में कि उसने पूछा था कि कोयला हम भारत में इंपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कॉयल को भी इंपोर्ट करते हैं, ध्यान रखना है, ये PYQ है। अब ये चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो चैलेंजेस क्या है, हाई डिपेंडेंसी ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस। जितने भी कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, मान के चलोगे आप अपने यहाँ पे ना अराउंड 70 to 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना वो कोयले से होती है। तो कन्वेंशनल सोर्सेस है ना उन पे हाई डिपेंडेंसी है। अभी प्राइवेट सेक्टर इधर घुस नहीं रहा है, तो लो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन या जो भी मान लो तुम कि प्राइवेट सेक्टर को अभी इधर अच्छे से चांस दिया गया है, लेकिन या फिर उन्होंने काम नहीं किया है, फिर कम चांस दिया गया है, तो उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, टेक्नोलॉजी कम है, क्योंकि हम लोगों के पास R&D होता ही नहीं है। ओके, तो आप वही सेम टू सेम जो हमने अभी ऊपर चैलेंजेस का जो पढ़ा है वही दिख सकते हो। R&D की जरूरत है, इंफ्रा की जरूरत है, और जो लो पार्टिसिपेशन है ना इसे बोल सकते हो कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। जो आपका रीजनल है उसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं घुस रहा है, तो उसका कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, और ये स्पेसिफिक हो गया कि हाई डिपेंडेंसी ऑन कन्वेंशन। अब ये इंडिया की समस्याएं क्या है, या फिर इंडिया ने उन समस्याओं से लड़ने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं। कई सारी पॉलिसी बनाई है इंडिया ने, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि उन्होंने कई सारे अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी कर रखे हैं, जैसे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके साथ भी कोऑपरेशन कर रखा है, और ये पॉलिसी भी रखा रखी है। वेलफेयर मतलब सॉरी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो सेम बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, R&D, ठीक है, इंफ्रा को हमें बनाना चाहिए, और प्राइवेट पार्टी जो प्राइवेट जितनी भी पार्टी हैं उनको पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा उत्साहन दो, स्टिमुलेशन दो कि भाई करो आके कुछ ऐसा मतलब आकर्षित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला कोई ऐसा ऑफर निकालो कि जिससे वो भागते हुए आए और मस्त आ जाए, और जो डिपेंडेंसी कन्वेंशनल सोर्स पे है उसको थोड़ा डिक्रीज करो। बस यही वे फॉरवर्ड है। चैलेंजेस से ही हमने क्या बना दिया, वे फॉरवर्ड बना दिया। और इंडिया के इनिशिएटिव हमने यहाँ देख लिए, पॉलिसी उसकी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, और आपको देखा इंटरनेशनल उन्होंने क्या है कॉपरेशन भी कर रखा है ISA एक वन ऑफ द एग्जाम्पल आपका एनर्जी ट्रांजिशन का। आई होप ये कवर हो गया होगा पूरा आपको आर्टिकल अच्छे से। एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज होना, एनर्जी ट्रांजिशन है, ठीक है ना। इसका ज़रूरत क्यों है, हमने देख लिया अब तक कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, और आपका ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको कम करना है, और बाधा निभाना है, और एनर्जी सिक्योरिटी करनी हो रही है। इसकी चैलेंजेस क्या हैं, तो डिपेंडेंसी कन्वेंशन पे है, प्राइवेट पार्टी को हमने कम इसमें घुसाया है, इंफ्रा है नहीं है, टेक्नोलॉजी है नहीं है, ठीक है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, इंफ्रा बढ़ा दो, प्राइवेट लोगों को ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर दो जो भागते हुए आ जाए, और डिपेंडेंसी कम कर दो, और इंडिया के इनिशिएटिव हमने कर दी। ये हो गया खत्म।
ठीक है ना। तो एनर्जी ट्रांजिशन पूरा खत्म हो गया। मेनली ये न्यूज में क्या होता है, क्योंकि इसका जो इंडेक्स था वो ध्यान रखना है कि WEF ने इसे पब्लिश किया है। यही सब बातें जो हमने पढ़ी हैं अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या है हमने पहले पढ़ लिया, खत्म हो गया। नीड क्यों है हमने पढ़ रखी है, वही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, नेट जीरो करना है हमें, वादा निभाना है, डिपेंडेंसी को डिक्रीज करना है हमने पढ़ लिया, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है ना। क्रिएट ग्रीन जॉब्स, वो ग्रीन जॉब्स को कैसे करना है क्रिएट, वो आप इधर देख सकते हो। बस बाकी मुझे लगता है कि इतना कुछ काम का नहीं है। इंडिया के एफर्ट क्या है ट्रांजिशन के लिए, तो कुछ पॉलिसी, तो 2-3 पॉलिसी याद रखो, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो 2-3 जो न्यूज में चलती रहती है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन आप याद रखो, ISA को, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है, इंटरनेशनल सोलर लाइन। हमें ना वही याद करना चाहिए जो याद करवा रहा है न्यूज़पेपर या मैगजीन, हमें कोई अलग घुस के याद नहीं करना चाहिए। वही बातें लिखो जो एग्जामिनर भी कभी कभी सुन रहा है, क्योंकि वो भी तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उधर से ही सुन लेता होगा। ये चीज़ें न्यूज़ में चल रही है, वही तुमने एग्जाम्पल में दे रखी है, तो उसका दिल खुश हो जाता है और फिर वो झोला बल के आपको मार्क्स दे देगा और उसकी आत्मा रो जाएगी। तो फिर वो ऐसा कोई एग्जाम्पल तुमने लिख दिया जो उसने पढ़ा ही नहीं है कुछ 2-3-4 महीने से, 5 महीने से, तो वो क्या आपका पेपर रिवाइज करने से पहले या फिर चेक करने से पहले रिवीजन करके थोड़ी नहीं आता है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करेगा, वो फिर कॉपी चेक करेगा। इतना उसके पास वक्त नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना माल भी नहीं उसको मिलता है कि ये सब कुछ करेगा। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल लिखो जो मोस्टली करंट अफेयर्स में रहते हैं। हो गया। चैलेंजेस क्या है एनर्जी ट्रांजिशन के हमने देख लिया, डिपेंडेंसी है, लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, वे फॉरवर्ड क्या है हमने अपने आप समझ लिए, वही सब जो इन्होंने दे रखे हैं। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था 2021 में, ठीक है ना, जो 2021 वाला मैंने टेंस लिखा था उसमें था। 2021 में क्वेश्चन आया था, एनर्जी ट्रांजिशन इज ए कंसिडर बेस्ट मेजर टू अचीव द गोल ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। अभी जो कार्बन न्यूट्रलिटी है ना, उसको अचीव करने के लिए ना एनर्जी ट्रांजिशन बेस्ट मेजर है। तो आप इसको लिख सकते हो। अब इसको कैसे लिखोगे, तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले ना इंट्रो में आप एनर्जी ट्रांजिशन को डिफाइन कर दो, एनर्जी ट्रांजिशन क्या है थोड़ा सा बता दो विद एग्जांपल। फिर ये पूछ रहा है ना, एनर्जी ट्रांजिशन इज कंसिडर बेस्ट मेजर टू अचीव, तो आप लिख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस पूछने की कोशिश कर रहा है कि बेस्ट मेजर्स क्यों है। तो इसके क्या करोगे आप, बेस्ट मेजर्स टू अचीव गोल ऑफ द कार्बन न्यूट्रलिटी हेडिंग डालोगे, तो फिर उसके बाद में लिखना शुरू कर दोगे क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ रखे हैं कई सारे, और उसके बाद में ये 10 मार्क्स का है, मतलब 150 वर्ड्स में लिखना है। फिर थोड़े से चैलेंजेस बताने हैं आपको, तो सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंस बताने हैं आपको, सेकेंडली बॉडी में आपको थोड़े से चैलेंजेस बताने हैं 2-3, और फिर क्या करना है आपको चैलेंजेस के बाद में, जब भी चैलेंजेस आप बताओगे ना, तो आपको बी फॉरवर्ड जरूर देना होता है, क्योंकि जो ओपन क्वेश्चंस रहते हैं जैसे ये भी है, तो इसमें भी उसने पूछा है एक्सप्लेन, तो आपको क्या करना है थोड़े से बी फॉरवर्ड देने और क्वेश्चन का था। तो क्या करना है, एनर्जी ट्रांजिशन को आपको डिफाइन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस बताने, 2 चैलेंजेस और फिर बी फॉरवर्ड, खत्म। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, तो आप इसे लिख लेना प्लीज, लिखने के बाद आप चाहो तो कमेंट में डाल देना, मैं चेक कर दूंगा, क्योंकि अभी इतना अपन के पास मतलब अपनी फैमिली इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं चेक न कर पाऊँ, अभी मेरे पास वक्त रहता है तो मैं चेक कर देता हूँ। ओके, आप उधर भी कहीं पे भी कमेंट में डाल देना या फिर कुछ भी कर देना, मैं चेक कर दूंगा। थर्ड आर्टिकल है इसका कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस। अब ये न्यूज में क्यों है वो समझते हैं। जो सबसे बड़ी न्यूज है ना, वो इसकी ये है कि हमारी जो सरकार है, उन्होंने बहुत सारे दिन पहले जो बात बोली थी कि डीसल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन का मतलब होता है कि सल्फर को रिड्यूस कर देंगे या फिर सल्फर को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल खत्म तो नहीं होता, तो उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो आपके जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, उसमें जितना भी सल्फर निकलता है ना, उसको कम कर दिया जाएगा। और वो एक क्राइटेरिया सेट किया गया था कि इतने परसेंट कम कर दिया जाएगा, जो भी परसेंटेज रहा होगा उनका, वो स्पेसिफिक टर्म हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ अभी तक हो नहीं पाई है। क्यों नहीं हो पाई है वो हम लोग आगे रीजन पढ़ेंगे, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि डीसल्फराइजेशन का जो इनका कैंपेन था, वो अच्छे से सक्सेस नहीं हो रहा है। और इसी बात को अच्छे से एक एनजीओ है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, ठीक है ना, अपना वाला सिविल सर्विस एग्जाम जैसा, ठीक है ना, तो सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसा। तो ये एक एनजीओ, इसने पूरा असेसमेंट किया, तो इन्होंने देखा कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें SOx मतलब सल्फर, जो भी सल्फर के ऑक्साइड रहेंगे, उनको सही से फॉलो नहीं किया गया है। इसके ऊपर इन्होंने पूरा फिर एक आर्टिकल लिखा है। तो अब हम लोग अभी तक इसका कंटेक्स्ट समझ गए।
ये कंटेक्स्ट क्या था कि वो डीसल्फराइजेशन में अच्छे से काम नहीं हुआ है, और वो चेक किसने किया है, CSE ने, मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक NGO है। और क्या न्यूज में उन्होंने बताया कि जो CSE है डन असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD। ये क्या है, FGD तो मैंने बताया ना, SO2 रिमूवल टेक्नोलॉजी है। एक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक क्या कहते हैं, SO2 मतलब सल्फर ऑक्साइड की कम करने की या उसे खत्म करने वाली एक टेक्निक है, जिसे बोलते हैं FSD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ओके, तो इन्होंने देखा, पूरा CSE ने चेक किया, तो उन्हें पता चला कि ओनली 5% कोल पावर कैपेसिटी है कंपाइल विद एमिशन नॉर्म। केवल 5% ही ऐसे हैं जहां पर FGD को यूज किया गया है, ठीक है ना, FGD को यूज किया गया केवल 5%। 70% ओवरऑल कॉल पावर कैपेसिटी वॉज स्टिल इनिशियल स्टेज ऑफ कंप्लाइंस। अभी 17% ऐसे हैं जो इनिशियल स्टेज पे हैं, मतलब FGD है ना, उसको बस शुरू ही किया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत थी कि हम लोग एक उधर तो 2070 तक जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर क्या है ना, अभी तक डिसल्फ्राइजेशन के लिए जो आपकी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन टेक्निक है ना, उसको यूज भी नहीं किया गया। तो ये दिक्कत है। तो मेरे को लगता है आपको कंटेक्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ एक वर्ड मिला हमें, इसको कहीं नोट डाउन कर लेना कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है। तो SO2 को रिमूवल करने वाली एक टेक्निक है, बाकी और कुछ यहाँ पे कुछ है नहीं है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये ऐसी अथॉरिटी है ना, इनको आपको देखना है कि कौन से क्या कहते हैं एक्ट के अंदर बनी हुई है। तो ये आपको समझ ही गए होगे ना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो अथॉरिटी है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है, और जब भी स्टैचुरी बॉडी आप सुनते हो ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है ये किससे बनी होगी, एक्ट से। तो ये एक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। विजन क्या है, हमें जरूरत नहीं है इसके बारे में जानने में। ऑब्जेक्ट भी क्या है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे मेरे को लगता है कुछ काम का नहीं है। कितना मेंबर बैठता है, वो अपन लोग इधर पुलिस का एग्जाम देने नहीं बैठा है, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपकी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर बनी हुई है, कुछ खास नहीं है। तो कंटेक्स्ट हमें पूरा समझ में आ चुका है। एमिशन नॉर्म्स फॉर TP, थर्मल पावर प्लांट। अभी एमिशन नॉर्म्स क्या थे जिनको फॉलो करना था, वो हम देख लेते हैं। कि हम जो अभी बताए ना, 5% ही, और एक जगह 70% इनिशियल स्टेज पे, 5% कंप्लीट है। तो नॉर्म्स क्या है जिन्हें फॉलो करना है, वो हम देखते हैं। क्या नॉर्म्स बनाए गए थे, ये 2015 में नॉर्म्स बनाए थे। CSE ने बताया है कि 5% ही लागू हुआ है और 17% इनिशियल स्टेज पे है। वो CSE ने कहा है, कोई गवर्नमेंट ने नहीं कहा है। CSE क्या है, NGO है। अभी गवर्नमेंट चाहे तो फिर इसकी बात को ना डिक्लाइन कर सकती है, रिफ्यूज कर दे कि वाह साला सब झूठ बोलता है, अपन ने सब कुछ किया हुआ है, ये रिपोर्ट ही फ्रॉड है, ऐसा कह सकते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी हमें जानना है कि NGO ने कहा है, तो पढ़ लेते हैं। अभी क्या नॉर्म्स हैं वो देख लेते हैं। 2015 में ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एनवायरनमेंट के एमिशन को स्टैंडर्ड करने के लिए SO2, NOx एंड मर्करी एमिशंस पे कुछ, जो भी मन के चलो ऐसे समझ लेते हैं हम लोग, जो आपके जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, ठीक है ना, जहाँ पे भी कोयला जलता है वहाँ पे SOx और NOx, और उसके साथ साथ थोड़ा मरकरी, ये तीन जो है ना, बहुत ज़्यादा एलिमेंट निकलते हैं जब भी कोयला जलेगा। SOx तो आप जानते हो ना, है कि सल्फर डाइऑक्साइड, और NOx नाइट्रस ऑक्साइड, जो भी रहेगा नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स रहेंगे, NO2 NO3, ठीक है ना, और मरकरी, ये तीनों बहुत ज़्यादा निकलते हैं कोयले से। और थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जहाँ पे कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये शायद मैं बताना भूल गए इनिशियली। इनिशियली मैंने नहीं बताया, आप सुन लो। जहाँ पे भी कोयला जला के ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अब कोयला जलेगा तो ये तीन गैसें निकलेंगी, और इन तीन गैसों को डिक्रीज करने के लिए ही ये कुछ नॉर्म्स बनाए थे 2015 में, और वो 2023 चल रहा है। पिछले 8 साल में इन पे क्या बात हुई है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, हमने पढ़ा था ना एक चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, वही CSE ने यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है। तो इन्होंने बताया था कि इनको ये कम करेंगे, लेकिन कुछ कर किए हैं कि नहीं किए हैं तो मुझे नहीं पता। अभी ये एक और क्वेश्चन बनता है कि ये सब कुछ जो आता है ना, ये किसके अंदर आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो ये क्या थे नॉर्म्स, कैटेगरी ए, मान के चलो दिल्ली NCR, या फिर 10 किलोमीटर रेडियस पे कोई भी सिटी जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई भी आपका थर्मल पावर प्लांट है, तो उसको 2024 तक चेंज कर देना है। 21 दिसंबर 2024 तक ये नॉर्म्स चेंज कर दिए गए हैं, पहले कुछ और थे, ठीक है ना।
कैटेगरी बी में जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, ओके, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे 2025 तक कंप्लीट करना है। और कैटेगरी सी पूरे के पूरे कंप्लीट करने हैं, वो करने हैं 2026 तक। समझ गया ना, जहाँ पे मान के चलो ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इन्वायरमेंट रिलेटेड ज़्यादा समस्याएं, उनको 2024 तक कंप्लीट करना है। जहाँ कम है तो 25 तक, और पूरे इंडिया के सारे चेंज करने हैं 2026 तक। ठीक है ना। ये पावर प्लांट जो यूनिट्स रहती हैं वो रिटायर कर दी जाएंगी 2027 में। यदि उन्होंने चेंज नहीं किया है अभी तक, तो 2027 में क्या है, इनको रिटायर कर दिया जाएगा, हटा देंगे यदि 31 दिसंबर 2027 तक नहीं हुआ, चेंज नहीं किया गया तो। ठीक है ना, 2027 तक तो ये अपने आप ही हटा दिया जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आपको ये सब कुछ याद करना है क्या? तो नहीं, कुछ नहीं याद करना है, बस ये इतना याद रखना है कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो बहुत गैसें देते हैं, SOx, NOx और मरकरी। इसकी वजह से इनको ऐसा कुछ कम करने के लिए नॉर्म्स बनाए गए थे। कौन सी तारीख है ये आपको ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखो कि अभी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ जल्दी करना है, जहाँ कम है वहाँ थोड़ी देर में कर सकते हैं। और इन्होंने बताया था इस नॉर्म्स में कि जो वंस थ्रू कूलिंग होती है, ठीक है ना, कूलिंग टावर्स, तो जो एक बार में ही कूल कर देते हैं, ऐसे कुछ कूलिंग टावर्स होते हैं, उनको इंस्टॉल करना चाहिए। अभी क्या है ना, ये लगातार चलता रहता है, पानी जाता है फिर उसे कूल करता है, फिर पानी निकाल देते हैं, फिर पानी जाता है, ऐसे चलता रहता है लगातार। वो उसमें क्या है ना, पानी बहुत वेस्ट हो रहा है। तो क्या करना है, एक बार कूल हो जाए, एक बार पानी जाए और कूल होके एकदम पूरे दिन चलता रहे, तो ऐसे कुछ टावर्स बनते हैं, वंस थ्रो कूलिंग। ऐसे कुछ टावर्स को इंस्टॉल करना चाहिए था टेम्परेचर को लिमिट करने के लिए। तो वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन करने की कोशिश जारी है। यूज ऑफ बेनिफिशियल कॉयल, जो भी है ना आपका बेनिफिशिएटेड कॉयल है, उसको यूज करो, जिसमें कि फ्लाई एश और जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब थोड़ी कम हो। अभी जो कॉल बेनिफिकेशन होता है ना, वो क्या है, उसमें क्या है ना कि जो भी कोयले से रिलेटेड चीज होती है, रॉ मटेरियल या फिर उसमें धूल मिट्टी, वो निकाल दी जाती है, सेपरेट कर देते हैं। मान के लो ऐसा कोयला हम लेके आए ना, उसमें बहुत सारे ऐश होगी और भी मिट्टी होगी, उस सबको हम क्लीन कर लेते हैं और क्लीन कोयले को हमें जलाना चाहिए। तो जो गंदा कोयला था उससे क्लीन कोयला हमने जो किया, मिट्टी ऐश निकाली, उसे हम कहते हैं कॉयल बेनिफिकेशन। ओके, तो ध्यान रखना, कॉयल बेनिफिकेशन क्या है, गंदे कोयले से अच्छा कोयला बनाना। अभी ये पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट स्टेज ऑफ पावर प्लांट ऑपरेशंस, ठीक है ना, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्या क्या करना है। चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सब कुछ नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला वो फंड नहीं है अपने पास, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड, हमें वो इम्पोर्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, हमें कुछ टेक्नोलॉजी R&D है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या करना है, R&D अपने यहाँ होती नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कुछ टेक्नोलॉजी दूसरी जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम लोग को USA या फिर कोई और दूसरी कंट्री के सामने हाथ फैलाना है कि भाई कुछ दे दे, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 पैंडमिक, वो कोविड 19 पैंडमिक के कारण में थोड़ा सा चीज़ें सब कुछ डिले हो गई। अभी कुछ ऐसा खास तंगड़ा पेनल्टी नहीं लगता है, तो वो लोग इतना सतर्क नहीं है। अभी उनको पता है कि अभी क्या ही कहना है, 25 जात के बहाने कि कोविड है, पैसा नहीं है मेरे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इन सब के एक्सक्यूज के चक्कर में क्या है ना, उन पे कुछ पेनल्टी नहीं लग पा रहा है, उन पे कोई भारी भरकम पेनल्टी लगाओ, जैसे वो हेलमेट और चालान की लगती है बाइक राइडर्स पे, वैसी। सजेशंस क्या हो सकते हैं भाई? सजेशंस हैं कि कोलाबोरेशन करो, लोगों से मिलो, रीजनल या फिर ग्लोबली। और क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है ना, वहाँ पे सब्सिडी दो, सब्सिडी की कोई ना कोई स्कीम लेके आओ, जिससे कि उनके पास थोड़ा पैसा आ जाए। जो टैक्स है, रिमूवल ऑफ टैक्स लेवी, इम्पोर्टेड पॉल्यूशन कंट्रोल, जो उन पे टैक्स है उन्हें टैक्स बेनिफिट दो, जिससे कि पैसा बचे और वो उधर कुछ काम कर सके, ठीक है ना। तो यही सब कुछ सॉल्यूशन है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा था ना कि जो थर्मल पावर प्लांट है सॉरी, उसमें क्या है ना, कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो नॉर्म्स आपके NOx और SOx जो डीसल्फराइजेशन का काम करते हैं उनको, तो उनकी वजह से उनमें क्या चैलेंज से क्यों फॉलो नहीं हो रहे हैं और क्या सजेशंस होने चाहिए वो हमने देखे, और हमने देखे क्या नॉर्म्स हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने कवर की हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 ही इन्वायरमेंट में अब तक, जो इन्वायरमेंट में इस मंथ ना जून में, ये 3 ही आर्टिकल आए थे इन्वायरमेंट के लिए। बाकी जो आर्टिकल है ना वो DM के हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के,
तो उन्हें ना हम लोग अलग सेपरेट जो भी कोई वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो शॉर्ट्स न्यूज़ हैं, थोड़ी सी शॉर्ट न्यूज़ हैं, कुछ ज़्यादा काम की नहीं है, कुछ काम की है, उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर डीएम को अलग हम लोग एक जगह कवर कर लेंगे। देखो शॉर्ट न्यूज है, यूएन हाई सी ट्रेटी। अभी यूएन ने एक हाई सी ट्रेटी की है। अब यहाँ एक कीवर्ड आता है हाई सी, ठीक है ना, इसको जाके ना नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा ना, हाई सी समटाइम इन न्यूज, या फिर इन द कंटेक्स्ट, व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ हाई सी, क्या कंटेक्स्ट था हाई सी का, हाई सी क्यों न्यूज में था, या टर्म समटाइम इन न्यूज, ऐसा करके एक क्वेश्चन पूछने का आदत है उनका, वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाई सी क्या है, तो हाई सी है टेकिंग केयर ऑफ ओशियंस। हाई सी क्या है, टेकिंग केयर ऑफ ओशियंस, ओशियंस की टेकिंग केयर की जाए, उनको टेक केयर करो अच्छे से, उनका सब कुछ जुगाड़ करो, उसी को हम कहते हैं हाई सी, ठीक है ना। तो अभी ये पूरा न्यूज़ क्या है थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन द मराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अभी देखो, आपने ना अनक्लॉज पढ़ा होगा, अनक्लॉज के बारे में एक क्वेश्चन आया है पीटी में 2022 में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि अनक्लोज को आपको पढ़ना है। अभी इधर अनक्लोज के बारे में पूरा दिया नहीं है डिटेल, नहीं तो मैं पीवाई को यहीं करा देता, क्योंकि इधर अनक्लोज के बारे में कोई भी मान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये मान के चलो कोई लैंड है, कोई भी नेशन है, उसका लैंड एरिया है, उससे ना 12 न्यूटिकल माइल, फिर 24 न्यूटिकल माइल, फिर 200 न्यूटिकल माइल, ऐसे तीन एरिया डिवाइड किए जाते हैं। ये 12 न्यूटिकल माइल है ना, यहाँ तक ना पूरा जो भी कंट्री है उसका पूरा 100% हर एक तरीके से पूरा टेरिटरी पे कब्जा रहता है। इधर थोड़ा कम होता है, और 200 न्यूटिकल माइल में तो बहुत ही कम हो जाता है। तो धीरे धीरे इधर बढ़ते जाओगे गहराई में, तो क्या होगा, उसका कब्जा या फिर उसका जो भी रहेगा वहाँ पे डोमिनेंस वो कम हो जाएगा। 200 न्यूटिकल माइल के बाद में जो ओशियन बच जाता है, ठीक है ना, वो से बोलते हैं कि वो बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन है, वो किसी भी नेशनल या फिर किसी भी देश के ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। तो वहाँ पे उसका केयर कौन करेगा, यहाँ तक तो जो भी नेशन है वो केयर करता रहेगा 200 न्यूटिकल माइल तक, क्योंकि वो उसके अंडर आता है। अब जो उसके बाद है उसका केयर कौन करेगा, तो उसकी केयर करने की जरूरत है, उसी के ऊपर ये जो हाई सी ट्रेटी है वो लाई गई है, ठीक है ना। तो उधर हमें केयर करना है, और ये बात के बारे में बताया गया है। ये इट हैज़ बीन अडॉप्टेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ अनलॉज, वो हमने अनलॉज समझ लिया, उसी के अंदर है। ये लीगली बाइंडिंग है, ये देखो इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेगा ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है हाई सीज के लिए। जो हाई सी है वो भाई हाँ लीगली बाइंडिंग है, कैसे भी करके 60 कंट्रीज अब तक ये रेटिफाई कर रखे हैं, मतलब 60 ने कर लिया है, अभी बहुत सारे बाकी है। की हाईलाइट्स क्या है इस ट्रीटी के, की हाईलाइट्स हैं कि स्टैंडिंग रेजिलेंस। अभी वही सबके की हाईलाइट्स को हम ना एक एक लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते, सिंपल समझ लेते हैं क्या क्या है। उन्होंने कहा होगा कि पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है ना, जो भी पॉल्यूशन है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा, ये इनका एक हाईलाइट रहा होगा। असिस्ट पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ एनी एक्टिविटी बियॉन्ड देयर जुरिडिक्शन। अभी पता करो कि जो भी पार्टीज हैं वो पता करेंगी और उनको प्लान करेंगी कि क्या समस्याएं हैं, ठीक है ना, और क्या क्या प्लान करो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि जिससे वो इन्वायरमेंट का जो भी इशू आ रहा हो आसानी से रिजॉल्व कर सके। ऑफर गाइडेंस, कोई भी गाइडेंस दो उन्हें अप्रोच करने में, कि जो भी ओशियन के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच रहनी चाहिए, ऐसा कुछ गाइडेंस प्रोग्राम चलाना चाहिए। क्या है, दो ही समस्याएं रहती है ओशियन में, कि ओशियन एसिडिफिकेशन के रिलेटेड समस्याएं देखो, और क्लाइमेट चेंज की। रिकग्नाइज राइट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। उधर क्या है ना, उधर जो लोग रह रहे हो ना, उनसे कहो कि वो इंडिजिनियस जो भी उनकी कम्युनिटी में कुछ पहले से समस्याएं सॉल्व करने के तरीके हों, उनको भी ऐड करो। अभी वहाँ पे कोई ट्राइब रह रहे हो, उनसे पूछो कि आप लोग जैसे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो वो बताएं कि हाँ एसिडिफिकेशन के लिए काम करते हैं, तो उसको ले लो और उसको भी इम्प्लीमेंट करो। तो हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल पढ़ा अब तक कि यूएन ने क्या किया है, एक हाई सी ट्रेटी की है। हाई सी ट्रेटी का मतलब हम समझिए टेक केयर करना है किसका, ओशियन का। और वो ओशियन कौन सा होगा, जो आपके बियॉन्ड होगा, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन की जो भी नेशन है उसके ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड होगा, उसमें हमें ये सब कुछ करने का है, ठीक है ना। तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये सब बातें हमने पता कर ली। इसका की हाईलाइट क्या है, तो वो हमने देख लिया, कैसे भी करके एसिडिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज पे कब्जा पाना है। और ये क्या करता है, एम लार्ज स्केल मराइन प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल
इंटरनेशनल वाटर। अभी वो मराइन जो भी आपके उधर एनिमल रहते हैं, या फिर एक एक्वाटिक एनिमल है, या फिर कोई और भी मराइन, कोई भी किसी प्रकार का है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और ये हम सब लोग पार्टी मिलके बैठेंगे और उस पर कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो पहला ही खत्म हो गया। यूएन क्लाइमेट मीट, अभी यूएन क्लाइमेट मीट हुआ नहीं है, COP28 में होगा दुबई में, तो वो अब होने दो, तब देखते हैं। अभी हुआ नहीं है तो उस पर हम क्यों इतना माथापच्ची करेंगे और इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब होगा तब हम आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो विजन वालों को मज़ा ही नहीं आएगा उससे बिना 5-6 पेज में मेंशन किए हुए। तो ये क्या है, उसके कुछ देख लेते हैं थोड़े से। ये ग्लोबल स्टॉक स्टॉक टेक बहुत रिलीज, इसमें ना एक जीएसटी टाइप का कुछ फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो रिलीज किया जाएगा, और उसका एम होगा असेसिंग कंट्री प्रोग्रेस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये जीएसटी वाला जो एक बनेगा ना, उसमें ये क्या करेंगे कि असेस क्या करेंगे, पता करेंगे कि कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कितना लड़ रहा है, और उसके हिसाब से शायद ये आगे चल के कोई इंडेक्स बताए, या फिर ऐसे ही बता दिया करेंगे लिख के कि सबसे अच्छा किसने परफॉर्मेंस दिया या सबसे खराब कौन परफॉर्मेंस दिया। तो इसके लिए इन्होंने COP28 में ये बात जुगाड़ की है, ग्लोबल स्टेट स्टॉक टेक। तो ये एक फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है, उस दिन ये फिर कुछ करेंगे जुगाड़। तो फर्स्ट टाइम जीएसटी कब आएगा, वो COP28 में आएगा, और वो कहाँ होगा, तो दुबई में। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, ये COP26 में आया था, ठीक है ना, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल, ये COP27 में आया है। कि इसमें होता क्या है, लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल में, कि फंड को कैसे डिवाइड करना है। ओके, तो यही सब लिखा हुआ उन्होंने कि फंड को कैसे डिवाइड करना है। तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हो, ऐसे कुछ काम का भी नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। पेरिस फाइनेंस मीट, अब ये पेरिस फाइनेंस मीट जो है ना, उसमें आपको पता होगा कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उधर कुछ पैसों की बातचीत की थी। तो इन्होंने क्या है कि ये सबमिट ऑब्जेक्ट है इसका, क्राइसिस फाइनेंसिंग फॉर लो इनकम स्टेट्स। ये जो पेरिस फाइनेंस मीट होगा, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये बूस्ट करेगा क्राइसिस फाइनेंस। मतलब देखो, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उन लोगों को पैसा दिया जाएगा क्लाइमेट के लिए, ठीक है ना। जो भी गरीब देश हैं, उनको डेप्ट के रूप में, या फिर और भी कोई समस्याएं होंगी, वैसे मान के चलो मोस्टली ना, जब भी कोई कंट्री को पैसा देते हैं ना, ये डेप्ट के रूप में देते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्ट रेट रहेगा ना, वो बहुत कम रहेगा, तो इजी रहेगा डेप्ट लेना भी। ओके, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। रिफॉर्म पोस्ट वॉर फाइनेंशियल सिस्टम, फ्री अप फंड टू टेकल क्लाइमेट चेंज, तो ये सब कुछ पैसा दिया जाएगा। लेकिन वो कितना, किसको पैसा दिया जाएगा, कितना रुपए देंगे, तो कभी यूपीएससी ने ऐसा पूछा नहीं है, सर ट्रेंड नहीं है, तो वो आपको एक एक जाके सारा पैसा याद नहीं करने का है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको कुछ ज़्यादा, जैसे 2.5 मिलियन देंगे, या फिर ये 100 बिलियन देंगे, तो ऐसे आपको एक एक लाइन में, बॉल बाय बॉल कमेंट्री में पैसे याद नहीं करने हैं कि किसने किसको कितना पैसा दिया। बस मोस्टली याद रखोगे वो पेरिस फाइनेंस मीट हुआ है, तो उसमें क्या है, जो कि मोस्टली उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बूस्ट करेंगे क्राइसिस फाइनेंसिंग फॉर लो इनकम स्टेट्स। कैसे देंगे, कम इंटरेस्ट पे देंगे, जिससे कि उस पर बर्डन ना हो। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी अप्रूव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। अभी ये GBFF क्या है, अभी जो है ना, ये आपका 64, देखो जो भी अपने यहाँ फंड दिए जाते हैं ना, वो सारे फंड है, वो GEF देता है, ठीक है ना। GEF ही मोस्टली सारे फंड देता है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये जो फंड देता है, इसमें ये फंड लगभग देता है, आप इधर देख सकते हो, CBD को देता है, UNFCCC को देता है, POP को देता है, UNCCD को देता है, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, इन सबको ये फंड देता है। तो ये CBD क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और UNFCCC क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और POP स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और UNCED वो कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और मिनीमाता कन्वेंशन पे। इन सबको पैसा कौन देता है, इन सबको पैसा देता है GEF। ओके, तो GEF है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है, जो कब बना था, इसका बॉर्न कब हुआ था, तो रियो समिट हुआ था 1992 में, वहाँ पे GEF को बनाया गया था। और ये इसका मेन काम क्या है, तो फाइनेंशियल मैकेनिज्म कहता है, और ये किस स्किल कहता है, वो हमने इधर देख लिया। तो GEF हम समझ गए क्या है, कि मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप, एक मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारे नेशंस इकट्ठे हैं। और ये कब आया था, तो 1992 में। और ये किसको पैसे देता है, ये मैंने नीचे बता दिया। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म।
तो यहाँ क्यों न्यूज में है वो हम एक बार देख लेते हैं। 64th GF काउंसिल मीटिंग हुई है ब्राजील में, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि कुछ नए फंड का बातचीत किया है कि ये न्यू फंड जो है वो देंगे। अब वो न्यू फंड किसके लिए देंगे, तो जो इन्हें जो नया फाइनेंस है वो दिया जाएगा इकोनॉमिक मॉनेटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GMGBF। इसको ये लोग कुछ नया फंड देंगे क्योंकि ये इनकी वो 5 है ना उनमें नहीं आता है। तो ये करता क्या है, तो ये ध्यान रखना है, फोकस रखता है 8 थीमेटिक एक्शन एरियाज पे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, लैंड, सी यूज एंड स्पेशल प्लानिंग, इन सब पे काम करता है। इसके 3 प्रिंसिपल हैं मेन, जिनमें पैसा देने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट है कि ये accommodate financial contribution on rolling basis, special need of least development country, small island development states। ओके, जो ज़्यादा बेनिफिट, जो भी जितना भी ज़्यादा सम एरिया हैव ग्रेटर पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट देन द अदर, जिनके पास ज़्यादा पोटेंशियल होगा, मान के चलो बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट देने के लिए, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। और ये आपका ध्यान रखना KMGF, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इकोनॉमिक मॉनेटरी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ओके, इसके टारगेट क्या है, तो 23rd टारगेट इन्होंने बताए थे 2030 तक अचीव करने हैं। इसमें 30% कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सी, 30% रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम, जहाँ पे डिग्रेड हो रखा है उसको रिस्टोर करेंगे 30%। GF के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो इधर क्या रहता है, इसमें कुछ घुस के PhD नहीं करने का है, सिर्फ हमें जानना है इसका थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को कौन करता है, तो ऐसे ध्यान रखना UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। कितने तारीख को होता है, 5 जून को। और कब से हो रहा है, 1973 से। बस इतना याद रखना। ये न्यूज़ में क्यों है इतना, क्योंकि वो 50 साल इसका पूरा हो गया। तो ये 50 साल पूरा हो गया ना, इसलिए PT के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ध्यान रखना है, बर्ड एनवायरमेंटल डे है, और ये आपका 5 जून को होता है, 1973 से हो रहा है। इसे करता कौन है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इसका थीम क्या है, तो हम समझ गए, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस साल इसे होस्ट किसने किया था, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, जिसका नाम है कोटे आइवरी। इंडिया ने कौन सा किया था, ये ध्यान रखना, 45th वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। यूनेप के बारे में है, तो यूनेप के बारे में जब भी पढ़ो ना, कुछ ज़्यादा खास बात जाननी नहीं है, लेकिन वो जो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है वो जरूर जानना है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक को प्रोड्यूस करता है, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट को करता है, ट्रिपल इमरजेंसी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन करता है, ध्यान रखना है आपको, यूनेप करता है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी यूनेप करता है। नेक्स्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइसेस। देखो भाई, ये समझाना चाह रहा है कि जो फूड चॉइसेस हैं हमारी ना, उनकी वजह से ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो हम लोग खाना खा रहे हैं, हमने जो फूड को चूज किया हुआ है, जिस टाइप का खाना खा रहे हैं, उससे क्लाइमेट चेंज आपका क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो, ये पूरी हेडिंग को आप जब भी क्लाइमेट चेंज का आंसर लिखोगे ना, तो उसे आसानी से वहाँ पे एक नया एग्जाम्पल या नया कोई भी फर्दर पॉइंट लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है, कार्ड लिख सकते हो, ड्यू टू फूड चेंजेस, या फूड की चॉइसेस हो रही हैं, जो भी फूड की चॉइसेस हैं उनकी वजह से ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हो कैसे हो रहा है, ये हम लोग समझते हैं। सपोज दैट जो लोग पहले शाकाहारी थे, अब वो मीट खाने लग गए, तो क्या होगा, मीट में क्या होता है, ग्लोबल जो भी रहा होगा, कोई भी किसी प्रकार का होगा, अब बकरी है या फिर कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, उसने बहुत सारे प्लांट्स को खाया होगा ना, तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वही इन सब ने बता रखा है कि फूड चॉइस इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल एमिशन ड्यू टू शिफ्ट डाइट टू एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाने से क्या होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। पैकेजिंग, जब भी हम किसी खाने को पैकेज करते हैं ना, तो फिर उसमें कुछ न कुछ समस्या है। जैसे दूध है, दूध को हम पैकेट करते हैं तो सीधा पैक तो नहीं होता ना, तो उसमें क्या है ना, अलग तरीके से बहुत सारे काम किए जाते हैं। पहले बहुत गर्म किया जाता है, फिर उसको एकदम तुरंत बहुत कूल किया जाता है, फर्मेंटाइजेशन बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती होगी,
तो वो भी एक दिक्कत है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड चॉइस, अभी क्या है कि एक दूसरे देश से दूसरे देश में आएगा तो वहाँ पे उससे क्या ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ माल चाहिए, या फिर वहाँ पे रेफ्रिजरेटर चाहिए क्योंकि उसे ठंडा रखना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। वाइड स्प्रेड कंजप्शन ऑफ अनसस्टेनेबल प्रोड्यूस, अभी क्या है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के फूड को लिए हमें ज़रूरत पड़ता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा ओवर यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स का। फूड वेस्टेज, एटलीस्ट 6% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम्स फ्रॉम फूड वेस्टेज। लगभग एक और हमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का ना मिल गया कार्ड, क्या मिल गया कि फूड वेस्टेज में लगभग 6% फूड वेस्टेज की वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर और क्या लिख सकते हो, प्रमोट रिच डाइट प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनको हम लोग को बहुत प्रमोट करना चाहिए, जैसे बीन्स, ग्रेन्स, अल्टरनेटिव, लैब ग्रोन मीट। ठीक है ना, लैब ग्रोन मीट खाओगे ना तो उससे ना जो आपका CO2 प्रोड्यूस होता है वो बच जाएगा। अनपैक्ड फूड जो भी है ना खाना, वो इतना ज़्यादा पैक्ड मत खाओ, जाओ बनवाओ तुरंत खा के आओ। ठीक है ना, पैक करवाते हो तो उससे दिक्कत होती है। जो दूसरे देश से खाना मंगवाते हो आप, वो भी गलत, वो भी मत करो। यही सब इसके हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, क्लाइमेट चेंज है उसकी एक दिक्कत है, वो है फूड चॉइस। तो फूड चॉइस की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो हमने इधर देख लिया कि हम पैकिंग करवा रहे हैं, एनिमल वेस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, और हम लोग खाद भी बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, ये सब। सब्सिडी एंड क्लाइमेट चेंज, सिंपल वो भी है, ये भी एक कार्ड है। सब्सिडीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा सब्सिडी होने की वजह से क्या है ना, मस्त इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं लोग, पूरे दिन इंजन चलने देते हैं, जो भी समरसेबल रहता है किसानों के पास। एग्रीकल्चर में ज़्यादा होने से तो वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सब्सिडी डोंट फाइट क्लाइमेट चेंज। सब्सिडी है उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, वो उससे फाइट नहीं कर रही। कैसे? फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी मिलता है ना फार्मर्स को, फिर वो अंधाधुंध उसका यूज करते हैं और फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्लाइमेट चेंज का फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अभी अपने आप को तुरंत का तुरंत दिख रहा है, इंस्टेंट मजा लेते हैं। तो सब्सिडी एक्सीड अबाउट 8% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ सब्सिडी तो इधर लिखा हुआ उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर, फॉसिल फ्यूल पे, ठीक है ना, और फिशरी सब्सिडी विच एक्सीड 35 बिलियन ईच ईयर। ठीक है ना, तो ये अलग अलग तरीके के हैं। तो ये क्या क्या है, कैसी कैसी हैं, वो आप चाहो तो एक बार देख लेना कि कौन सी कैसे बनती है। ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अभी जो ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है ना, उसका एक अलग सीन है। एक्चुअली में क्या है ना, मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरे को फीवर आया हुआ है, इसलिए बीच में ये वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया था, गैप हो गया था काफ़ी। ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो ये है, इसका इम्प्लीमेंटेशन रूल आए हुए 2023 में इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसे। ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, इसके किसके अंडर है तो ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी कोई भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आसपास या उसके अंडर होना तो उसको अच्छे से देखो। ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन निकले हुए हैं जो सिर्फ उसके आसपास ही घूमते हैं। ठीक है ना, तो इन्वायरमेंटल आपका जो प्रोटेक्शन एक्ट एंड इशू है उसके हिसाब से इसे देखा जाएगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके GCP के। ठीक है ना, जो आपका ड्राफ्ट ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग GC। अभी ये क्या चाहते हैं कि मास मूवमेंट अराउंड द एनवायरमेंट पॉजिटिव एक्टिव, आप ना सबको जाओ और उसको जाके ना अवेयरनेस फैलाओ। जैसे मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ क्या है? चेंज बिहेवियर फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से ही आप बिहेव करो। कोई ऐसा आपका बिहेवियर है जो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट डाल रहा है तो उसको चेंज कर दो। ठीक है ना, ट्रेडेबल आउटकम्स, ठीक है ना, ये ट्रेड के हिसाब से कि डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी लेके आओ, बाहर से ये सब चीज़ें मत करो। ठीक है ना, तो यही सब चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। आप एक बार चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसमें। GCP वाज अनाउंस ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2023, तो मेरे को ना ये PT के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, ना ही मेंस के हिसाब से। तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शॉर्ट लिव्ड हेलोजन, ये टर्म है, ये PT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लग रहा है मेरे को, आप ध्यान रखो। शॉर्ट लिव्ड हेलोजन्स, शॉर्ट लिव्ड हेलोजन क्या है? ये आपके 8 से 10% जो ओशियंस हैं उसमें कूलिंग लाती हैं। एज पर रिसेंट स्टडी, ओशियंस कूल द प्लानिट बाई रिलीजिंग शॉर्ट लिव्ड। अभी ये शॉर्ट लिव्ड हेलोजन्स है ना, इनको रिलीज कर दिया जाए ना तो 8 से 10% अपना प्लानिट ठंडा हो जाएगा।
मान लो नवरत्न का एक बड़ा भाई है जैसे वो हेड को ना, नवरत्न जो होता है ना, वो हेड को ठंडा कर देता है, वैसे ही ये क्या करता है, SLH आपकी ओशियन, सॉरी, आपका जो प्लानिट है ना, उसको 8 से 10% ठंडा कर देगा। ये स्टडी में बताया गया। LHS, सॉरी, SLH लाइफ टाइम ऑफ लेस देन 6 मंथ आर गैसेस। ठीक है ना, इसमें क्या है ना, थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जो आपकी मीथेन गैस है ना, उसका एज इंक्रीज कर देता है। एक ये दिक्कत है इसकी, बाकी तो सब कुछ ही अच्छा है। ये कहता है क्या है, ये लाइफ टाइम ऑफ लेस देन 6 मंथ। SLH है ना, ये 6 महीने तक ही चलता है, 6 महीने से भी कम, 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हेलोजेंस बने होते हैं तो वो थोड़े दिन में क्या होता है, खराब हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। मोस्टली इसमें क्या क्या होते हैं हेलोजन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीन ही होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो शॉर्ट लिव्ड हेलोजन इन्हें क्यों कहते हैं? शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है कम दिन रहने वाले, तभी तो बोला ना 6 महीने से ही कम रहते हैं, इसलिए इनका नाम ही रखा गया है शॉर्ट लिव्ड हेलोजन। तो अब आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट लिव्ड हेलोजन क्या है। वो हेलोजन जो 6 महीने से कम रहते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, शॉर्ट लिव्ड। और वो हेलोजन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना। सोर्स, फाइटोप्लैंटम, अलगाई और एबायोटिक सोर्स फ्रॉम ओशियन ट्रॉपिक केमिस्ट्री। ये इधर से कहाँ से लिए जाते हैं? तो अलगाई और फाइटोप्लैंटम जो है ना, उधर से इनको इकट्ठा किया जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? ये SLH ओशियन रिड्यूस वार्मिंग बाय द डिप्लेटिंग ओजोन एंड रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ कूलिंग एस्पेक्ट। ये क्या करते हैं कि जो आपका वार्मिंग है ना, उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, और जो कूलिंग एरोसोल्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। इंक्रीज मीथेन्स लाइफ टाइम, मैंने बोला था ना, ये क्या कहते हैं, मीथेन्स का लाइफ है ना, वो उसे इंक्रीज कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो इतना ही है। बस इसमें क्या पढ़ा हमने, ये ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस हैं वो कम टाइम चलते हैं, और वो क्या करते हैं, ओशियन कूल द प्लानिट बाई रिलीजिंग शॉर्ट लिव्ड 8 to 10%। जब भी ओशियन से ये आपके रिलीज होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, देखो, जब भी कभी ओशियन के बारे में कुछ पूछा जाए ना, तो उसका एक आपको यहाँ पे ना पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है, एडवांटेज आप लिख सकते हो कि ओशियन से रिलीज करते हैं आपके शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस। ठीक है ना, और उससे 8 से 10% हमारा जो प्लानिट है वो कूल हो जाता है। तो कूलिंग में भी एक बड़ा फायदा है हमारे ओशियंस का। ठीक है ना, जो अपना अर्थ है उसको कूल करने में। लीड रेटिंग सिस्टम। अब ये लीड रेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें क्या है ना, रेटिंग दी जाती है। इंडिया आउटफॉर्म US एंड चाइना इन लीडरशिप इन द एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। अभी नेट जीरो के चक्कर में क्या है ना, हम लोगों ने बिल्डिंग्स को भी ऐसे डिजाइन करके बनाना है कि उससे क्या है ना, कम से कम, बहुत ही कम जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उस पर इम्पैक्ट आए। तो उसी को क्या है ना, इन्होंने ऐसे डेवलप की ग्रीन बिल्डिंग्स। LED रेटिंग प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर हेल्थी, इफिशिएंट, कार्बन कोस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स। ऐसी ग्रीन बिल्डिंग जो बहुत हेल्थी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थी हो एनवायरनमेंट के लिए, और कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग हो। ठीक है ना, ये पहले इंडिया में नहीं था, लेकिन अभी इंडिया इसमें लीड कर रहे हैं। लीड इंडिया प्रोग्राम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडिया में कौन ऐसे लीड जो अपना प्रोग्राम है उसको कहता है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और बर्ड में भी इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई, ग्लोबली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम डेवलप बाई US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है ना, तो 4 इसमें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया होगा तो प्लेटिनम, थोड़ा कम गोल्ड, और उससे कम तो सिल्वर। और इसमें कुछ बताया नहीं खास। ग्रीन रेटिंग इज द इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रह, इंडिया ऑन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। इंडिया का एक ग्रह करके है, वो खुद का रेटिंग है। ये थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था, तो ध्यान रखना है। ग्रह क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट ग्रह, इंडिया ऑन ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम। ओके, और कुछ मेरे को इसमें कुछ खास लगा नहीं। बाकी क्या है, आपको याद रखना है कि लीड क्या है, रेटिंग सिस्टम है इतना, और इससे क्या होता है कि ग्रीन बिल्डिंग को हेल्प करता है। नेशनल वाटर अवार्ड, तो नेशनल वाटर अवार्ड आपका मध्य प्रदेश को मिला है। मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन UPSC में निकलते नहीं कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है, लेकिन अभी कुछ एक दो अवार्ड आ गए हैं, तो इसलिए फिर इन्होंने मैगजीन वालों ने छापना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, नेशनल वाटर अवार्ड, 4th नेशनल वाटर अवार्ड हुआ था। ठीक है ना, उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे आया, और उसमें बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो, वो है गंजम इन उड़ीसा, और बेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश।
इसके बारे में कुछ मुझे लगता नहीं पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है डेसिकेशन टॉलरेंट मस्कुलर प्लांट। अभी एक ऐसे प्लांट है ना जो डेसिकेशन टॉलरेट कर लेते हैं। डेसिकेशन टॉलरेट करने का मतलब ये है कि ऐसा कोई प्लांट है, मान के चलो ये प्लांट है, ठीक है ना, ये सूख जाएगा, इतना सूख जाएगा 90-95% सूख जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर इसे पानी मिलाना ये दोबारा से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है ना। अब सोच रहे हो आप 90 से 95% सूखने के बाद में, ड्राई होने के बाद में प्लांट का सर्वाइव करवाना कर पाना बहुत टफ होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डी डिसिकेशन टॉलरेंट मस्कुलर प्लांट। ये टॉलरेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक नई स्टडी बताई है जिसमें उन्होंने क्या हुआ है, डेसिकेशन टॉलरेंट मस्कुलर प्लांट की स्पेसी वेस्टर्न घाट में ढूंढी है। मोस्टली जितनी भी स्पेसी मिलती है ना वो वेस्टर्न घाट में मिलती है, क्योंकि वो बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच मतलब जगह है वेस्टर्न घाट। ये क्या है 95%, मैंने बोला ना, ये इतना एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन मतलब इतना सूख सकते हैं ना कि 95% तक इनका वाटर खत्म हो जाए, 95% तक ये सूख जाए, पानी खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद भी ये रिवाइव कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, ये थोड़ा पूछ लेगा ना कभी कि टर्म इन न्यूज या फिर इनका कंटेक्स्ट बताओ, तो ध्यान रखना है आपको डेसिकेशन टॉलरेंट मस्कुलर प्लांट क्या होते हैं जिनका 95% तक पानी सूख जाए, लेकिन फिर भी वो कभी दोबारा पानी आ गया तो सर्वाइव कर जाता है। प्लांट रेसिस्टेंट टू डिसीकेज कॉमनली नोन एज रेसुरेक्शन प्लांट, ध्यान रखना है, या रिसरेक्शन प्लांट, रिसरेक्शन प्लांट। ये कहाँ मिलते हैं मोस्टली, तो प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेंट ऑफ द रॉक आउटकम, यहाँ पे भी कुछ रॉक्स वॉक्स रहते हैं उधर ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा, ये प्लांट के बारे में थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। प्रोटो प्रोटोस्टेरोल बायोटा, ठीक है ना, प्रोटोस्टेरोल बायोटा ये क्या है, ये एक आपका ना यूक्रेटिक है। यूक्रेटिक क्या है कि ये बहुत ज़माने पहले बताते हैं, इसका सोर्स है एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ पे लाइफ शुरू हुआ है ना वो इसी की वजह से हुआ है, प्रोटोस्टेरोल वायोटा। ये वायोटा की वजह से ही हमारी लाइफ पे सॉरी अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुआ है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे मेरे को लगता नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इतना ही बताया कि प्रोटोस्टेरोल वायोटा है वो अंडर वाटर रहता है 1.5 1.6 बिलियन ईयर पहले, ठीक है ना। और इसी के नाम पे ना प्रोटो जो अपना प्रोटेरोजोइक है ना एक एरा है वो रखा गया। तो ये कुछ बातचीत है, देख लेंगे। बैन ऑन ड्रग हार्मफुल फॉर वल्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है ना, आपने देखा होगा वल्चर्स बहुत ज़्यादा इंडिया से ना बहुत ही ज़्यादा, आप देखोगे कि इंडिया से वल्चर्स गायब हो गए सारे। उनके पीछे क्या रीज़न था, उनके पीछे रीज़न था डिफ्लोनेक, एक आपकी पेन किलर आती थी, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग था, एक ऐसी दवाई थी डिक्लोफेनाक, ठीक है ना, जो एनिमल्स को दी जाती थी। और एनिमल्स के डेथ के बाद ये क्या है ना एकोमुलेट हो जाती थी उनकी बॉडी में, ठीक है ना, एकोमुलेशन हो जाता था उनकी बॉडी में। जब वो डेथ हो जाता था एनिमल्स का तो उसे वल्चर्स खा लेते थे, जिससे वल्चर्स का किडनी खराब हो जाता था और वो मर जाते थे। तो वल्चर्स के गायब होने का सबसे बड़ा जो रीजन रहा है वो है डिक्लोफेनाक, ध्यान रखना है आपको। अब ऐसी ही जात की एक और दवाई मिली तो उसको क्या हुआ है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने रेकमेंड किया कि दो और ड्रग्स हैं जो वल्चर्स को हार्म पहुंचा रही हैं और उनको भी बैन कर दिया जाए। एक है कीटोप्रोफेन, एक है एसेस्लोफेन। तो आपकी जो कीटोप्रोफेन है और जो एसेस्क्लोफेनक है इन दोनों को बैन कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, कभी पूछ लिए क्या है तो ध्यान रखना एक मेडिसिन हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है ड्यू टू किसके कारण, आपके क्या कहते हैं वल्चर्स को सेव करने के लिए। तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा वल्चर्स को मारने वाली दवाई है वो है डिक्लोफेनाक, ध्यान रखना। और ये बहुत बार एग्जाम से पूछी गई है, पीएससी के एग्जाम जितने भी रहते हैं तो आपको बराबर याद रखना, इसलिए मैं रेड डिब्बे में डाल कर रखा है। और ये इंडिया में बैंड है पहले से, ठीक है ना। तो इतना इसमें कुछ खास बात पढ़ने वाली नहीं है। ये दो दवाई केटोप्रोफेन और एक्सेलोफेनक और आपकी डिक्लोफेनक, ये तीन दवाई हैं, ये ऑलरेडी बैन थी, वो दोनों बैन की गई हैं। ये टोटल ऑफ 9 स्पीसीज अपने यहाँ वल्चर्स की हैं, जिनमें आप ध्यान रखना क्रिटिकली इंजर्ड हैं 3, 9 में से 3 क्रिटिकली इंजर्ड हैं और बाकी ड्रेस्टिकली ना डिक्लाइन हो रही हैं। तो इन्हें देख लेना है क्योंकि अपने स्पेसी इन न्यूज एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं ना,
उधर ध्यान रखना है। ये स्पेसी न्यूज में थी कल्चर्स की, सॉरी बल्चर्स की। तीन इसकी जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इनका फोटो देख लेना आप। ओके, और डिक्लोफेनेक को याद रखना है आपको, और ये दोनों मेडिसिन याद रखना है, इससे याद रखना। रिवर्स सैंड माइनिंग, अभी देखो रिवर्स सैंड माइनिंग पे ना मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। आप ना एक पढ़े होगे ना जीएस पेपर फर्स्ट में, जिसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल मिनरल्स, ओके, एक टॉपिक है सिलेबस में अपने, तो उसमें ही इसको हम पढ़ते हैं। तो अभी क्या है, ये न्यूज में क्यों है और ये मेंस में इम्पोर्टेंट कैसे, क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो हम सब सारी बातें अभी समझेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उसने बोला है कि मैंडेटरी किया है टू ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम कंसर्न एसपीसीबी ऑफ द रिवर एंड सैंड माइनिंग। अगर आपको माइनिंग करनी है ना, तो उसके लिए क्या है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो तो पहले भी लेना होता था, लेकिन पहले इजीली कहीं से भी हो जाता, लेकिन अब मैंडेटरी है कि आप उधर जाओगे और मिनिस्ट्री जो डायरेक्शन दी होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो जो भी गाइडलाइन इशू की होंगी ना, उनके हिसाब से सब कुछ करने का है। तो ये मेरे को लगता है कुछ इतना खास काम का नहीं है, लेकिन बाकी जो बचा हुआ काम है वो बहुत काम का। डेफिनेशन, सैंड माइनिंग के बारे में कुछ ही पूछे तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। सैंड माइनिंग इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड mainly through the open pit, but sometimes mined from the inland dunes from the oceans, river beds in earth। तो क्या है इस सब देखो। मिनरल, मिनरल कौन सा वाला, माइनर मिनरल है। जो सैंड है वो कैसे क्लासीफाइड किया गया, माइनर मिनरल्स के रूप में से क्लासीफाई किया गया। इसका इम्पैक्ट क्या है, ये आपके बेड को अल्टर कर देता है। मतलब ऐसे नदी बहा के आ रही हो और आपने क्या किया, यहाँ से बालू निकाल दी, तो फिर वो इधर से इधर बह जाएगी, आपका जो भी बेड रहेगा उसको चेंज कर देता है। डेस्ट्रॉय हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल, अभी ये रिवर है, इसमें कोई एक्वेटिक एनिमल रह रहा होगा, फिर आप उधर से बालू निकालोगे तो बेचारा मर जाएगा, उसको कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्वेटिक एनिमल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं इसको कम करने के लिए, तो सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन आई है 2016 में, ठीक है ना। ये किसके अंडर आई है, तो ध्यान रखना किसने इशू किए थे, MOEFT, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो क्या है सैंड माइनिंग में, तो सैंड माइनिंग का डेफिनेशन, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेनली ओपन पिट से, और समटाइम समुद्र से भी इसे निकालते हैं। ये एक माइनर मिनरल है, ध्यान रखना है इतना। इसका इम्पैक्ट क्या, इधर इन्होंने 2 इम्पैक्ट लिखे हैं, लेकिन आप 3-4 इम्पैक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। अल्टर करता है रिवर बेड, डेस्ट्रॉय हैबिट ऑफ एक्वाटिक एनिमल, ओके। और ये कुछ इनिशिएटिव है, वो एक इनिशिएटिव आप लिख सकते हो। सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क बनाया गया था, ठीक है ना। अल्टरनेटिव सोर्स आप यूज कर सकते हो इसमें, जो भी आप सैंड यूज करते हो ना किसी रिवर से निकाल के, उसकी जगह आप यूज कर सकते हो अल्टरनेटिव क्रश रॉक पैंस, जो रॉक्स हैं उनको क्रश करके भी आप क्रशर डस्ट बना सकते हो, इसका अल्टरनेट है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको इस सैंड माइनिंग के बारे में। मराइन नॉइज पोल्यूशन, अभी क्या है ना कि ओशियन में भी बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन हो गया है, उसमें अंदर जो जीव जंतु रहते हैं ना, उनको बहुत आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उसी के ऊपर ना CMS, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसी एंड वाइल्ड, जो आपकी है ना CMS, उन्होंने कुछ रिलीज किया रिपोर्ट नॉइज पोल्यूशन पर। उन्होंने बताया कि ओशियन में ना जो एनिमल्स है ना, उनको एक हैवी तरीके की ना अलग अलग टाइप से नोज सुनाई देती है, जिससे वो कुछ तो बीमार हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। जैसे शिपिंग से, जब शिप निकलता है ना, जिस भी ओशियन से शिप निकलेगा तो उसके आसपास जो भी मतलब एनिमल्स रहे होंगे मराइन एनिमल, तो उनको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है ना, आवाज़ बहुत प्रोड्यूस होता है। सेस्मिक एयर गन सर्वे, तो जब भी ऑयल या फिर गैस को एक्सपोर्ट किया जाता है ना, तो वहाँ पे एयर गन सर्वे किए जाते हैं, सेस्मिक ऐसे गड्ढा चलता है। पाइल ड्राइविंग, ऑफशोर विंड के हिसाब से जो चलता है ना, उन सब से इन तीनों के तीनों कारण हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन हम एक मराइन वाइब्रोसिस, मराइन जो वाइब्रोसिस है ना, इससे क्या है ना कि बहुत कम वॉइस, मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा ना वॉइस, बहुत कम लेवल का होगा, और उससे क्या है ना पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। लो फ्रिक्वेंसी सेस्मिक सिग्नल्स आते हैं, तो ध्यान रखना है कि मराइन नॉइज पोल्यूशन न्यूज में था, और इसमें कुछ खास बात नहीं है, एक टर्म मेरे को अच्छा लगा, वो था मराइन वाइब्रोसिस, ठीक है ना। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो डिजाइन की गई है कंट्रोल वाइब्रेशन एंड कंपेयर्ड एयर गन्स, जो आपकी वाइब्रेशन है उनको कंट्रोल करने के लिए ओशियन में। जब वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएंगे ना, तो पॉल्यूशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ध्यान रखना है मराइन वाइब्रोसिस, ठीक है ना। तो मराइन पॉल्यूशन को किसने बताया, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इंडियन ओशियन डायपोल एंड एल नीनो। तो आप इसको ना
ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़े ही होंगे, तो मुझे लगता है ये करंट में है, तो इतना कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं दिया हुआ है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फिर भी समझा देता हूँ। इंडियन ओशियन डायपोल क्या होता है? ये ओशियन है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। यहाँ पे मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पे मान के चलो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, जो दो साइड्स हैं ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का 30 और 10 मैंने बताया था ना, वही डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? आईओडी। आई होप समझ गए होंगे आप। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। इंडियन ओशियन डायपोल क्या है? यह है डिफरेंस इन द सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडियन। तो ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है ना, उनके बीच में जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंडियन ओशियन डाइपोल। डाइपोल का क्या मतलब है? देखो, डाइपोल को आप इसे देखोगे ना, तो इसका मतलब होता है दो पोल, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस में कुछ न कुछ एनोमली रही होगी, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। ओके, तो फिर उन्होंने पूछा रिलेशन बिटवीन नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन। अभी क्या है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, एल नीनो ना नीनो। तो आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ, तो वहाँ से आप जल्दी समझ जाएंगे। देखो, ये इधर क्या है ना, इंडियन ओशियन डाइपोल नेगेटिव फेस में क्या होता है कि जो इधर साइड है, वेस्ट साइड, और यह ईस्ट साइड, ईस्ट साइड में वार्म होगा और वेस्ट साइड में कूलर होगा। जब इधर वार्म होगा, तो होता क्या है कि जहाँ पे भी वार्म होता है ना, वहाँ की हवा, एयर जो होगी वो कैसी हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। एयर वार्म होगी ना, तो उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एयर हल्की हो जाती है और फिर वो ऊपर चलने लगती है, और वहाँ जगह खाली हो जाती है डेंसिटी कम होने की वजह से। अब जहाँ पे कोल्ड होगा, वहाँ पे एयर का डेंसिटी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। एयर का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो हमेशा क्या होता है, एयर ज़्यादा डेंसिटी से या ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलती है। जहाँ पे मतलब हॉट होगा, वार्म होगा, वहाँ एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जहाँ कूल होता है वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा एयर प्रेशर से कम एयर प्रेशर की तरफ चलती है आपकी एयर। ये उसका मतलब मूव करने का एक अच्छा सा तरीका है। तो क्या है, यहाँ ठंडा है, तो यहाँ से एयर किधर आएगी? इधर। अब इधर आएगी एयर, तो यहाँ पे मान के चलो वार्म है। अब वार्म है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा बादल बन जाएंगे, और वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना? अभी इसका उल्टा होता है। अभी इधर वार्म हो गया वेस्ट साइड में, और इस साइड में क्या हो गया? कूल हो गया। तो इधर आपका क्या होगा? इधर से हवा इधर आएंगी, और इधर जब ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएंगे, तो इधर ज़्यादा वर्षा होगा। सिंपल। तो अभी ना इसी को हम ना ला लीना, एल नीना के हिसाब से भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इससे बड़ा पर्सपेक्टिव वो हो जाता है। उसमें आपको आगे पूरा अमेरिका के तक आपको पेरू की, जो आपकी पेरू का पूरा करंट के बारे में, उन सब बारे में जानना जरूरी है। तो मेरे को लगता है ना, इतना ज़्यादा आपको जानना है तो ज्योग्राफी में आप जाके ना इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ कराने बैठूंगा ना ये पूरा, तो मान के चलो 1 घंटे का पूरा टॉपिक है, तो हम लोग का वीडियो बहुत ज़्यादा, समय की पाबंदी को आप ध्यान में रखो। आप लोग या चाहो तो फिर मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो सिर्फ आईओडी को, इसको न्यूज़ में था, वो क्यों था वो एक बार हम समझ लेते हैं। अभी क्या है ना, अभी इस साल पॉजिटिव आईओडी डेवलपमेंट हो रहा है। तो पॉजिटिव क्या है वो देखो। पॉजिटिव में क्या है, इधर वर्षा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो वेस्टर्न साइड पे ना वार्म ईयर्स है, तो इधर साइड बहुत ज़्यादा वर्षा होगा। आपके अफ्रीका और इंडिया दोनों में बहुत ज़्यादा वर्षा होगा। ठीक है ना? तो पॉजिटिव वाला पॉइंट देखा गया। तो पॉजिटिव जो होता है ना, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो नेगेटिव आईओडी होता है वो लालिना के साथ कनेक्ट होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो एलिना। तो एलिना ईयर होगा ना, तब यहाँ पे आपका वेस्टर्न साइड में बहुत वार्म होगा, और इंडिया को बहुत ज़्यादा बारिश मिलेगा। कब? आपका जब वेस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा वार्म होगा, इन्होंने लिखा हुआ है। इन नॉर्मल ईयर वो अलग था। ड्यूरिंग एल नीनो द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक कूलर देन द नॉर्मल, बिकॉज द इंडियन ओशन साइड गेट ऑल द कूलर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव आईओडी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आईओडी यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं आईओडी क्या है, वो हमने समझा दिया। ठीक है ना? तो आईओडी क्या है? आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में टेम्परेचर का डिफरेंस। आईओडी के दो फेस है, एक नेगेटिव फेस। नेगेटिव फेस में क्या होता है कि आपका ईस्टर्न साइड वार्म होता है और वेस्टर्न साइड कूल होता है। ठीक है ना? तो एयर्स क्या करती हैं, वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड जाती हैं, इसलिए उधर बारिश होता है ईस्टर्न साइड में। और पॉजिटिव में क्या होता है, आपकी एयर्स वेस्टर्न साइड आती हैं तो इधर होता है। और हमें इंडिया को बारिश कब मिलेगा? जब वेस्टर्न साइड, मतलब
आईओडी पॉजिटिव होगा तो इंडिया में बारिश होगी। ओके। साइक्लोन इन अरेबियन सी। अभी क्या है कि अरेबियन सी में एक बिपरजॉय करके साइक्लोन आया था, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ना डायरेक्ट साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछते पीटी में। मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं साइक्लोन के नेम्स पे, साइक्लोन के और भी एक दो अलग अलग तरीके हैं, साइक्लोन के फॉर्मेशन पे, ये मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आपने ज्योग्राफी में कवर किए होंगे, नहीं किए तो थोड़ा बहुत जानकारी मैं इधर दे दूंगा। साइक्लोन जो बिपरजॉय है ये आपका अरेबियन सी में आया था, ठीक है ना। तो अरेबियन सी में क्या है ना, मोस्टली ऐसे देखो, ये इंडिया है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं ना, वो सीधे नॉर्थ वार्ड साइड चले जाते हैं, ईरान ओमान के साइड में चले जाएंगे, इधर साइड में, नॉर्थ वेस्ट साइड में। लेकिन इंडियन कोस्ट पे बहुत कम आते हैं, ये भी आया लेकिन गुजरात साइड बहुत हल्का आया। मोस्टली नॉर्थ साइड के जितने भी, सॉरी, अरेबियन सी के जितने भी साइक्लोन्स रहेंगे वो इंडिया को बहुत कम टच करते हैं, इन्होंने बताया हुआ है। साइक्लोन इन द अरेबियन सी यूजली डू नॉट मूव टुवर्ड द इंडियन कोस्ट, इंडियन कोस्ट की साइड नहीं आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, 75 में नॉर्थ वार्ड साइड या नॉर्थ वेस्ट साइड, मतलब नॉर्थ वेस्ट साइड जाएंगे तो ईरान और ओमान की साइड जाएंगे और पाकिस्तान की साइड। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्ट है वो ये है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट हिस्ट्री देयर इज 52% इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म ड्यूरिंग 2001 से 2019 अरेबियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट एक है, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आने की आशंका है 100%। क्या है कि ये लोग बता रहे हैं कि 52% साइक्लोन्स की अकरेंस इंक्रीज हो गई है अरेबियन सी में, ठीक है ना, पिछले मान के चलो 18 से 19 साल में 52% साइक्लोन्स ज़्यादा बढ़ गए इसमें, अरेबियन सी में। तो वही मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, वाई साइक्लोन्स फ्रिक्वेंसी इंक्रीज इन अरेबियन सी एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये आप लिख सकते हो, मैंने ये बना के रखा हुआ है क्वेश्चन, आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो अच्छे से तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। कैसे लिखोगे वो मैं अभी इसका मतलब पूरा फ्रेमवर्क बना दूंगा, ठीक है ना। तो आप इजीली बता सकते हो कि साइक्लोन क्या है। ओके, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज क्यों हुई है, तो आप बता दोगे कि 52% इंक्रीज हुई है, लेकिन क्यों हुई है वो देखो। वार्मिंग ऑफ द बोथ सी सरफेस एंड टेम्परेचर। अभी क्या है ना, सी सरफेस जो है ना वो एकदम बढ़ गया है, सी का सरफेस ऊपर वाला, और उसके साथ साथ टेम्परेचर उसके डीपर वाटर में ही बढ़ गया है, अंदर भी गर्म है और बाहर भी गर्म है। इससे क्या है ना, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, उनका टेम्परेचर मिल गया तो उनको माल मिल गया और फटाक से वहाँ साइक्लोन जनरेट हो जाएगा। तो पहला हमने देखा कि वो उनका सरफेस और इंटर दोनों ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया है। वार्म कंडीशंस आर मच फेवरेबल, वो मैंने बताया ना, साइक्लोन्स के लिए वार्म कंडीशन बहुत अच्छी हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ लेल नीनो, अब लेल नीनो फेनोमेना होता है तो वहाँ पे क्या है कि इजीली, अभी हमने देखा ना एल नीनो जब भी होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न साइड पे हॉट होगा बहुत, तो अपने आप ही वहाँ पे और समस्याएं बढ़ जाएंगी। दो हैं, लेकिन दो तीन और आप अपने हिसाब से जुगाड़ करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए और म्यूजर्स भी लिखिए। तो इसको हमें सही से इसको प्लान करें ना, साइक्लोन इसको क्वेश्चन को, तो पहले साइक्लोन्स के बारे में बता दो, फ्रिक्वेंसी क्यों बढ़ी है तो उसके कारण बता दो, रीजन्स 3 से 4 रीजन्स बताओ, ठीक है ना, कि क्यों बढ़ी है। ओके, फिर इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो फिर उसके बाद में थोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशंस बता दो, और चाहो तो बी फॉरवर्ड दे दो, नहीं तो फिर 10 मार्क्स का है तो इधर ही खत्म कर दो। अर्थक्वेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हाँ भाई, जम्मू एंड कश्मीर में अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इससे पढ़ने बैठ जाएंगे। अभी इसमें कुछ भी मेरे को काम का नहीं लगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, बेसिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बारे में 4 बातें इन्होंने दी हैं, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अर्थक्वेक आया था जम्मू एंड कश्मीर में, कोई भी ज़रूरत नहीं है इसको आपको पढ़ने की, मुझे लगता है। लेकिन उन्होंने जो अभी ये थ्रस्ट दे रखे हैं, ये थ्रस्ट हमारे कहीं काम के नहीं, हम मेंस में ने याद रख सकते हैं वहाँ लिखने के लिए, ना ये पीटी में पूछे जाते हैं। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अर्थक्वेक आते क्यों हैं, तो थोड़ा बहुत डिटेल इसकी जान लो, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। और उसके अलावा आप जान लो कि जो अपनी इंडियन प्लेट है ना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है तो हिमालय बन रहा है, और इंडियन प्लेट सबडक्ट होती है, उसके नीचे है, यूरेशियन प्लेट ऊपर है। तो ये इसके चक्कर में क्या है ना, कभी कभी वाइब्रेशन आते रहते हैं, वो आपस में टकराती रहती है। तो ये बेसिक बात है, और ये बेसिक बात का मतलब है स्टैटिक पार्ट है, तो उसे आप उधर इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसके लिखा, व्हाट आर द रीजन ऑफ
अर्थक्वेक एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्थक्वेक। अब ये बता रहा है कि अर्थक्वेक के कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, लिखो यहाँ पे रीजन में, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, ठीक है ना, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्थक्वेक। न्यूजर्स भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो क्यों अर्थक्वेक आते हैं, तो सिंपली आप बता सकते हो अर्थक्वेक आने के बहुत सारी जगह हैं, ऐसे दो डिवाइड करो, नेचुरल, एंथ्रोपोलॉजिकल, या फिर जो ह्यूमन मेड। तो नेचुरल में क्या है, वॉल्केनो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ठीक है ना, और मान के चलो वॉल्केनिक से भी आते हैं, वॉल्केनिक होता है, या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से कोई टकराता है तब भी आता है, तो ये आप नेचुरल बता सकते हो। ह्यूमन मेड में हम लोग डैम बना रहे हैं, इंफ्रा बना रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, टूरिज्म हो रहा है, ठीक है ना, ये सब आपके ह्यूमन मैन मेड है, ठीक है ना। तो ये हो गए 5-6 पॉइंट हो गए इधर, कुछ नेचुरल कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल कार्ड। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो आपको पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सोशल है, सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिकल है, वहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर का नुकसान हो जाता है, ह्यूमंस का नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। और आप डिजास्टर वहाँ पे आ जाता है, अर्थक्वेक की वजह से कभी कभी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और भी डिजास्टर आ जाते हैं, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है। ओके, ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन टिल्टेड द अर्थ। अभी इन्होंने बताया कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ना जो अपनी अर्थ थी पहले ऐसी टिल्टेड है ना 23.5 और 80 सेंटीमीटर और ईस्ट की साइड में, मतलब इधर ही साइड और टिल्टेड हो गई है, ये कुछ इन्होंने बताया। तो ये एक लाइन की बात है कि वाटर का एक्सेशन कम कर दो। अभी हम लोग ना इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये पीटी में नहीं पूछा है, इसे यूज कर सकते हैं फर्दर पॉइंट। हम इसे यूज कर सकते हैं जब हम वाटर वाला कोई भी क्वेश्चन लिखें, तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में हम इसे यूज कर सकते हैं कि ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राउंड वाटर या एक्सेस एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, हमारा अर्थ है वो टिल्टेड हो गया है टुवर्ड ईस्टर्न। ये यूज कहाँ करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता चल गया, जब भी हम कोई आंसर लिखेंगे ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से या फिर कोई भी वाटर रिलेटेड कोई भी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से मेंशन कर देंगे। ओके, तो ये अपना एनवायरनमेंट का खत्म हो गया। अभी डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिजास्टर के थोड़ा से PYQ देखेंगे और थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया इस बार, क्योंकि 3-4 आर्टिकल उस पर आए हुए हैं। ओके, तो ये खत्म हो गया, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, हमें भी थोड़ी ग्रोथ होगी। ओके, तो मोटिवेट होंगे हम, तो और अच्छे से काम करेंगे। मेरी तबीयत खराब था फिर भी मैंने इसे बनाया, एनर्जी की थोड़ी कमी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओवर एंड आउट।